फिर इनको म्यूट करना है जो भी आवाज कर रहे हैं। पवन, आप इवन 2020 के स्टूडेंट हो? यस सर। है ना? यस सर। हाँ। आपने 11 अक्टूबर 2019 को एडमिशन लिया था। यस यस सर। कौन से बैच के लिए एडमिशन लिया था आपने, कौन से कोर्स के लिए? एसएससी जेई। फिर आपका सॉइल मैकेनिक्स वहाँ पे पूरा नहीं हुआ? नहीं सर, अभी 3-4 सब्जेक्ट हुए थे सर। सॉइल मैकेनिक्स उसके बाद वहाँ पर पूरा हुआ है, सूरज सर ने पढ़ाया है आपके ज्वाइन करने के बाद, 11 अक्टूबर 2019 के बाद। नहीं सर, मेरा आपको बताया था ना कि वो कॉलेज का प्रॉब्लम था, तो शाम को गेट वाले बैच में आता था। अच्छा, आप सुबह से शाम वाले बैच में ट्रांसफर हुए थे? हाँ सर। आप मुझे फोन कीजिएगा अभी, है ना? ठीक है सर। राकेश, स्टार्ट करें क्लास? हाँ सर, कर दीजिए। आज हम लोगों का लेक्चर 10 है। लेक्चर 10 के अंदर हम लोगों को जो सॉइल स्ट्रेसेस हम लोगों ने लास्ट टाइम पे स्टार्ट किया था, उस सॉइल स्ट्रेसेस को हम लोग खत्म करेंगे। और सॉइल स्ट्रेसेस को खत्म करने के बाद हम लोग परमिबिलिटी को स्टार्ट करेंगे। परमिबिलिटी का हम लगभग आधा पोर्शन आज खत्म भी कर लेंगे इस क्लास के अंदर। और सॉइल स्ट्रेसेस तो हम पूरा खत्म कर लेंगे। उसके जो न्यूमेरिकल्स जिस लेवल के आपके एग्जाम के अंदर आते हैं, हम उन्हें भी आपके एग्जाम के अंदर डिस्कस करेंगे। सॉइल स्ट्रेसेस का बहुत बड़ा पोर्शन व्यापम सब इंजीनियर के अंदर नहीं है, क्योंकि सॉइल स्ट्रेसेस की प्रॉब्लम ये है कि उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और वो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल व्यापम सब इंजीनियर के अंदर पूछे नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर उतना टाइम नहीं होता बच्चों को एग्जाम सॉल्व करने के लिए, पेपर अपना सॉल्व करने के लिए। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, और हम उन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ आज पूरा अपना डिस्कशन करेंगे और उन्हीं न्यूमेरिकल्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कल का रिवीजन लूंगा। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे कि कल हम लोगों ने किन किन चीजों को देखा था। तो कल की क्लास में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी सॉइल के अंदर कुछ वाटर है, तो उस वाटर का जो एक फॉर्म होता है दैट इज नोन एज कैपिलरी वाटर। वो कैपिलरी वाटर कैसे उस सॉइल के अंदर रिटेन करता है, कैसे उस सॉइल के अंदर रहता है। तो उन्होंने देखा था कि एक एक्शन होता है जिस एक्शन को हम लोग नाम देते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी का एक्शन ही सॉइल के अंदर वाटर को वॉइड्स के बीच में होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम केवल वॉइड वाटर की बात करते हैं, पोर वाटर की बात करते हैं तो। और कैपिलरिटी के हमने दो फॉर्मूले देखे थे। कैपिलरिटी का जो पहला फॉर्मूला था एचसी का, वो पहला फॉर्मूला हमने देखा था 4TS, दैट इज सरफेस टेंशन, गामा डब्ल्यू इंटू डी। और नीचे अगर आप जो अपना गामा डब्ल्यू है, उस गामा डब्ल्यू को रो डब्ल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हो जाता था रो डब्ल्यू इंटू जी इंटू डी। ये दो फॉर्मूले देखे थे, ये दो फॉर्मूले हमने एनालिसिस करके निकाले थे। और उसके बाद एक फॉर्मूला किसने दिया था? एलन हेजन ने दिया था। और एलन हेजन ने एक फॉर्मूला दिया था, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि ई इंटू D10, ये मेरी वैल्यू होगी कैपिलरिटी की। सी की वैल्यू उन्होंने 0.12 0.5 बताई थी, और इसको उन्होंने बोल दिया था कि ये एलन हेजन का कांस्टेंट है। ठीक है। उसके बाद कैपिलरिटी पर पड़ने वाले इफेक्ट देखे थे, अलग अलग फैक्टर के, अलग अलग पैरामीटर्स के, और उन सबको देखने के बाद फिर हम लोग सॉइल स्ट्रेसेस के अंदर आ गए थे। और सॉइल स्ट्रेसेस के अंदर आकर के हम लोगों ने सॉइल स्ट्रेसेस के बेसिक को समझा था कि सॉइल स्ट्रेसेस होती क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सॉइल के अंदर तीन टाइप की स्ट्रेस होती है। अगर हम सॉइल स्ट्रेसेस को बेसिकली देखते हैं तो सॉइल के अंदर तीन टाइप की स्ट्रेस होती है। पहली स्ट्रेस का नाम क्या होता है? सॉइल के अंदर जो पहली स्ट्रेस होती है उसका नाम होता है टोटल स्ट्रेस। उसके बाद जो होती है उसका नाम होता है पोर स्ट्रेस। पोर स्ट्रेस को हम एक नाम और देते हैं, और वो नाम क्या होता है? न्यूट्रल स्ट्रेस। और उसके बाद तीसरे नंबर की स्ट्रेस होती है, उसका नाम होता है इफेक्टिव स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस पोर स्ट्रेस प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस के बराबर होती है। टोटल स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखाते हैं, पोर स्ट्रेस को हम यू से दिखाते हैं, और इफेक्टिव स्ट्रेस को हम सिग्मा डेफ से दिखाते हैं। तो यहाँ से अगर हम सिग्मा डेफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमारे सिग्मा डेफ की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है? सिग्मा माइनस यू, है ना। ये हमारी वैल्यू क्या हो जाती है? वाटर प्लस सॉलिड माइनस वाटर। तो हमें वहां पे सॉलिड्स के अंदर ट्रांसफर होने वाले प्रेशर के बारे में पता पड़ जाता है। प्रेशर क्या होता है, स्ट्रेस क्या होती है, मैंने आपको ये भी बहुत क्लियरली बताया था कि एक लेवल पे जाके प्रेशर का मतलब क्या होता है, या एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। अब आगे आज हम कुछ चीजों को समझेंगे और सॉइल स्ट्रेसेस को आगे बढ़ाएंगे। अगेन आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा
उस लेक्चर के अंदर भी कुछ चीजें हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करेंगे, हम लोग ग्रीन बोर्ड का यूज करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कुछ ये फिनोमेना ऐसे हैं जिनको अपन पहले से बनी हुई स्लाइड्स में या फिर हम पहले से लिखकर नहीं रख सकते। जब तक हम उनको करेंगे नहीं तब तक वो हमारी समझ में आएगा नहीं। बहुत छोटी सी बातें हैं, अगर कल का लेक्चर आपने बहुत अच्छे से लिया है और कल के लेक्चर की आपके दिमाग के अंदर मेमोरी है, अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया है तो वो चीज आप बड़े आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, आप एक छोटा सा काम क्या कीजिए, हालांकि मुझे आपसे ये बात बहुत पहले करनी थी, शायद आपके बैच में, आपके पर्टिकुलर बैच में मैं ये बात नहीं कर पाया। आप लोग जब भी कभी क्लास लेते हैं या फिर क्लास नहीं ले पाते हैं, तो जब भी कभी आप रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो ड्यूरिंग द लेक्चर आप हमेशा एक पेपर पेन भी अपने साथ रखा कीजिए, एक कॉपी और एक पेन अपने हाथ में रखा कीजिए, और कुछ हाइलाइट्स को लिखते रहा कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, उनमें से जो भी बातें आपको इंपॉर्टेंट लग रही हैं, उन इंपॉर्टेंट चीजों को आप लिखते रहा कीजिए। नोट्स तो आपके पास पीडीएफ में आ ही जाते हैं, मेरे हर एक लेक्चर के वीडियो भी आपके पास आ जाता है, तो आप चाहें तो उस वीडियो को ऑडियो के फॉर्मेट में रात में सुन सकते हैं, या फिर उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं, जहां दिक्कत हुई है उस जगह देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप हाईलाइट्स भी थोड़ी सी लेक्चर की बनाते रहें, कि लेक्चर 1 की हाईलाइट क्या है, लेक्चर 1 का टॉपिक क्या है, उसकी हाईलाइट क्या है, लेक्चर 2 का टॉपिक क्या है, उसकी हाईलाइट क्या है। तो एक लेक्चर के अंदर तकरीबन 2 से 3 पेजेस मेरे ख्याल से आपके भरेंगे, दो पेजेस भी शायद आपकी मुश्किल से भर पाएंगे। तो जब पूरे लेक्चर्स आप लोग देखेंगे, तो जैसे कि हमारे टोटल लेक्चर 35 हुए, उन 35 लेक्चर्स में आपकी तकरीबन 70 पेज की एक डायरी जैसी भर जाएगी, और वो 70 पेजेस को रिवाइज करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप जब चाहें तब उनको जल्दी से उन हाइलाइट्स को रिवाइज कर लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको वहां से मिल जाएंगी। तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से जो एक अपनी कॉपी होगी उसके अंदर लेक्चर की हाइलाइट्स को, लेक्चर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको लिख सकते हैं, तो आपका एक शॉर्ट नोट यहाँ से तैयार हो जाएगा, है ना। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग को सॉइल स्ट्रेसेस को बेसिकली देखना है। तो सॉइल स्ट्रेसेस के अंदर मैं सबसे पहले एक केस लेता हूँ। लेट अस सपोज दैट मैं केस 1 लेके चल रहा हूँ, केस 1। और केस 1 के अंदर मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि मेरी एक सैचुरेटेड सॉइल है ना। मेरी पूरी की पूरी सॉइल क्या है, सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड सॉइल होने का मतलब क्या है? सैचुरेटेड सॉइल होने का मतलब है कि लेट अस सपोज दैट एक सॉइल है, और उस सॉइल का यहाँ पर ग्राउंड लेवल आ रहा है, और उस सॉइल में नीचे एक पर्टिकुलर लेवल है, और मुझे उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्या निकालना है, मुझे उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है कि स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज और मुझे दी हुई है। एक चीज मुझे क्या दी हुई है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है, वो ग्राउंड वाटर टेबल भी कहाँ है, वो ग्राउंड वाटर टेबल भी ऊपर है। मतलब जो मेरा ग्राउंड लेवल है, ये लेट अस सपोज दैट मेरा ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के ऊपर ही मेरा ग्राउंड वाटर टेबल भी रखा हुआ है। ये जो मेरा ग्राउंड लेवल है, ये वाला, यहीं पर मेरा ये ग्राउंड वाटर टेबल भी रखा हुआ है, GWT। तो नीचे वाली जो सॉइल होगी उसके वॉइड्स में अच्छी तरह से पानी भरा हुआ होगा। अगर उसके वॉइड्स में अच्छी तरह से पानी भरा हुआ होगा, तो उस पर्टिकुलर सॉइल को हम लोग कौन सी सॉइल बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉइल। एग्जैक्टली ना, वो सॉइल कौन सी हो जाएगी, सैचुरेटेड सॉइल एज अ होल, क्योंकि उसके अंदर पानी भी है और उसके अंदर वॉइड्स भी हैं। नाउ सी, हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल स्ट्रेस इस पर्टिकुलर पॉइंट। लेट्स सपोज दैट ये पर्टिकुलर पॉइंट कितना नीचे है, गामा जेड। एज अ होल अगर सॉइल का यूनिट वेट देखें, तो एज अ होल सॉइल का यूनिट वेट कितना है, गामा सैचुरेटेड। तो अगर मैं देखूं सॉरी, अगर मैं देखूं तो एट जेड डेप्थ पर टोटल स्ट्रेस कितना होगा, टोटल स्ट्रेस का वैल्यू होगा गामा सैचुरेटेड इनटू व्हाट, जेड। अगर मैं पोर स्ट्रेस देखूं, तो पोर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, गामा डब्ल्यू इनटू जेड, क्योंकि वाटर भी कहां तक भरा हुआ है, जेड डेप्थ तक, ऊपर तक पानी तकरीबन दोनों, और सॉइल भी ऊपर तक है, तो पूरी सॉइल सैचुरेटेड है। अब मैं अगर इफेक्टिव प्रेशर बनाना चाहूं या इफेक्टिव स्ट्रेस बनाना चाहूं, तो इफेक्टिव स्ट्रेस आप जानते हैं, ये क्या था, सिग्मा, ये क्या था, यू, और ये क्या निकाल रहा हूँ, सिग्मा डैश। तो मेरी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या बन जाएगी, मेरी इफेक्टिव स्ट्रेस बन जाएगी सिग्मा माइनस यू, है ना। तो जो मेरा सिग्मा डैश इक्वल टू आएगा, वो क्या आएगा, गामा सैचुरेटेड इंटू जेड माइनस का गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी सिग्मा डैश इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस का गामा डब्ल्यू इंटू वॉट, जेड। अभी अगर आप इस पर्टिकुलर केस के अंदर देखेंगे, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर गामा सैचुरेटेड इनटू गामा जेड, ये मेरे ख्याल से आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये चीज क्या होती है ना। अगर हम गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू को देखते हैं, तो गामा सैचुरेटेड गामा डब्ल्यू किसके बराबर होता है,
गामा सबमर्ज के बराबर। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा सबमर्ज जेड, और सिग्मा डैश की मुझे फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। इसका क्लियर हो नोट, है ना? तो अगर एक सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड है तो वैसे भी सबमर्ज कंडीशन में होता है, मैं पहले भी जानता था, है ना? हम लोगों ने पहले ही बताया हुआ है कि अगर ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर उठ के आ गई है तो सबमर्ज केस में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो चीज हमने हिस्टैसिस के थ्रू प्रूव भी कर ली, हमने हिस्टैसिस के थ्रू देख भी लिया। हिस्टैसिस के थ्रू अगर हम बातचीत करते हैं तो हिस्टैसिस के थ्रू वहां पर हमारा सैचुरेट गामा सबमर्ज निकल के आता है। तो मेरी जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसको निकालना बहुत आसान है, उसको निकालने में कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ना? उसे निकालना बहुत आसान है, वो बड़ी आसानी से निकल सकता है। नाउ सी, मैं इस पूरी ड्राइंग को मिटा देता हूँ, है ना? और इस पूरी ड्राइंग को मिटाने के बाद अब मैं अगला केस लेता हूँ। अभी मैंने सैचुरेटेड सॉइल का केस लिया है, पूरी सॉइल अप टू टॉप सैचुरेटेड थी। अब मैं एक अगला केस लेने जा रहा हूँ, है ना? और इस पूरी ड्राइंग को मैं रब कर रहा हूँ। अगले केस के अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, या फिर मैं अगले पेज पर चलता हूँ, अगर किसी को डाउट हुआ तो वो बच्चा डाउट पूछ पाएगा। हम लोग अगले पेज पर मूव कर जाते हैं। देखिए ध्यान से, अगला जो मैं केस ले रहा हूं दैट इज केस 2। केस 2 में ऐसा ले रहा हूं कि मेरी पूरी की पूरी सॉइल सैचुरेटेड नहीं है, थोड़ी सी सैचुरेटेड है और थोड़ी सी ड्राई है ना? तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, सॉइल विथ वाटर टेबल बिलो टॉप। जो वाटर टेबल है वो टॉप पर नहीं है, जो वाटर टेबल है वो कहां पर है, टॉप के थोड़ा सा नीचे है। तो मैंने लेट अस सपोज दैट एक केस ऐसा लिया कि मेरी जो सॉइल थी वो मेरी सॉइल कुछ इस तरीके की थी, ये मेरी सॉइल का टॉप आ रहा था यहाँ पे, क्लियर हो? और जो मेरी वाटर टेबल थी वो मेरी वाटर टेबल एकदम ऊपर नहीं थी, मेरी वाटर टेबल इससे थोड़ा सा नीचे थी यहाँ पर, क्लियर हो? और उसके बाद मेरी मेरा एक लेवल है जिस लेवल के ऊपर मुझे अपनी स्टेसिस को फाइंड आउट करना है, और वो लेवल मेरा यहाँ पे आ रहा है। लेट अस सपोज दैट मुझे इस पर्टिकुलर लेवल पर निकाल के बताना है कि स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पर जो मुझे डेप्थ दी हुई है उन डेप्थ को भी मैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर देता हूँ। मुझे जो डेप्थ दी गई है वो डेप्थ मुझे कैसी दी गई है, एक डेप्थ तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दी गई है, ठीक है, और एक डेप्थ मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे दी गई है, क्लियर हो? और मुझे इन डेप्थ की वैल्यू क्या दी हुई है, मुझे इन डेप्थ की वैल्यू क्या दी हुई है, मुझे बोला गया है कि ये वाली जो डेप्थ है ये जेड है, और जो ये वाली डेप्थ है ये Z1 है, सपोज दैट, क्लियर हो? तो मैं बढ़िया आसानी से बता सकता हूँ कि ये वाली डेप्थ कितनी होगी, ये वाली डेप्थ होगी Z माइनस Z1, क्लियर हो? यहाँ पर मेरी वाटर टेबल मौजूद है, ये मेरी GWT है, ग्राउंड वाटर टेबल, और यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा GL है, और मुझे यहाँ पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए, मैं एज्यूम कर लेता हूँ पहली बात कि ऊपर की सॉइल क्या है, ड्राई है। लेट अस सपोज दैट ऊपर की सॉइल ड्राई है, तो ऊपर का यूनिट वेट कितना होगा एज अ होल, ऊपर का यूनिट वेट होगा गामा ड्राई। अगर ये पार्शियली सैचुरेटेड होती, तो ऊपर का यूनिट वेट क्या हो जाता, गामा बल्क। नीचे की सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल के आने से पूरी तरह से सैचुरेट हो रही है। अगर नीचे की सॉइल पूरी तरह से सैचुरेट हो रही है तो उस नीचे वाली सॉइल का यूनिट वेट क्या होगा, उस यूनिट वेट होगा गामा सैचुरेटेड। ये पूरी की पूरी सैचुरेटेड सॉइल है मेरी, ये मेरी पूरी की पूरी सैचुरेटेड सॉइल है। अब मुझे क्या करना है, एट जेड डेप्थ फ्रॉम टॉप, है ना, मुझे स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है ना? तो मैं स्ट्रेस निकालने की कोशिश करता हूँ एट जेड डेप्थ फ्रॉम टॉप से जेड डेप्थ नीचे मेरी स्ट्रेसेस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालना है, अपनी टोटल स्ट्रेस, है ना, सिग्मा। तो मेरी टोटल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ऊपर से नीचे तक आई है। अब एज अ जेड होल में अपन नहीं ले सकते, पूरे जेड डेप्थ के लिए बात नहीं कर सकते एक साथ। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी जेड डेप्थ के अंदर यूनिट वेट कांस्टेंट ही है ना। तो लेयर्स में बात करो, पहले ऊपर की जेड माइनस जेड वन ले लो, जेड माइनस जेड वन टोटल यूनिट वेट कितना है, गामा ड्राई, तो लिख दो गामा ड्राई इंटू जेड माइनस जेड वन और प्लस लगा दो। अब नीचे की जेड वन डेप्थ में देख लो, वन डेप्थ कितना है, गामा सैचुरेटेड इंटू वॉट, जेड वन। कोई कुछ बोल रहा है क्या, राकेश कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं सर, वो तो अभी एक ज्वाइन हुआ था स्टूडेंट, उसका माइक म्यूट किया है अभी। ओके ओके, तो ये मेरा टोटल निकल के आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा, पोर निकालूंगा, पोर प्रेशर।
अब पोर प्रेशर जेड माइनस जेड वन डेप्थ में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पानी नहीं है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? जेड माइनस जेड वन डेप्थ में तो सॉइल मेरी ड्राई है, और अगर मेरी सॉइल पार्शियली सैचुरेट होती तब भी नहीं होता, क्योंकि पानी का प्रेशर तभी बनता है जब ग्राउंड वाटर टेबल आती है। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अगर ग्राउंड वाटर टेबल नहीं है, हर एक इंटरकनेक्टिंग वॉइड एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहा, पानी पूरे वॉइड्स में नहीं भरा हुआ है, तो पानी कभी भी प्रेशर अपना क्रिएट नहीं कर पाता वहां पर, है ना? तो पानी का अगर प्रेशर क्रिएट करवाना है तो ग्राउंड वाटर टेबल होना बहुत जरूरी है वहां पर। वाटर टेबल का जो साइन है वो होना बहुत जरूरी है। तो ऊपर तो सॉइल ड्राई है, ग्राउंड वाटर टेबल है नहीं, तो वहां तो पानी का प्रेशर है ही नहीं। पानी का प्रेशर केवल कहां पर है? पानी का प्रेशर केवल जेड वन डेप्थ में है। तो पानी का प्रेशर जेड वन डेप्थ में ले लेंगे। तो पानी का प्रेशर जेड वन डेप्थ में कैसे लेंगे? पानी का प्रेशर जेड वन डेप्थ में लेंगे कि गामा डब्ल्यू इंटू जेड वन, ये हो गया पानी का प्रेशर। अब सिग्मा डैश निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस। सिग्मा डैश क्या होता है? सिग्मा माइनस क्यू। तो यहां से मेरा सिग्मा डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिग्मा डैश का वैल्यू हो जाएगा गामा ड्राई इंटू जेड माइनस जेड वन प्लस गामा सैचुरेट इंटू जेड वन माइनस का गामा डब्ल्यू इंटू जेड वन। तो पहले वाले टर्म पे तो कोई दिक्कत आई नहीं, पहला वाला टर्म तो सेम रहा, क्या? गामा ड्राई जेड माइनस जेड वन। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? दूसरा टर्म हो जाएगा गामा सैचुरेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू वॉट? जेड वन। ये अगेन देखिए फिर से क्या हो गया, ये अगेन देखिए फिर से क्या हो गया, ये फिर से क्या हो गया? जेड माइनस जेड वन प्लस गामा सबमर्ज इंटू जेड वन। फिर से क्या हुआ कि जितने एरिया में कौन आ रहा था? जितने एरिया में पानी आ रहा था, उतने उतने एरिया में पानी ने यूनिट वेट को सबमर्ज में कंप्लीट कर दिया। बात समझ में आती नहीं आती? उतने उतने एरिया में यूनिट वेट को सबमर्ज में कन्वर्ट कर दिया वाटर ने। बाकी पूरी जगह पर, बाकी जितना भी मेरा सॉइल मास था, बाकी जितना भी मेरा सॉइल था, वहां पर मेरा एज अ होल इफेक्टिव हो गया। अब ऐसा होता क्यों है समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? समझ में ये कन्वर्ट क्यों हो जाता है? समझ में जब भी कन्वर्ट होता है तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब समझ यूनिट वेट मैंने आपको पढ़ाया था, बायनेंसी इसका कारण होता है। बायनेंसी फोर्स, जहां पर पानी आता है वहां पर पार्टिकल्स के ऊपर बायनेंसी फोर्स लगता है, और बायनेंसी फोर्स के लगने की वजह से जो यूनिट वेट होता है वो कम हो जाता है। यूनिट वेट कितना हो जाता है? समझ हो जाता है। तो जब हम यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेसेस निकाल रहे हैं, तो जहां पानी है वहां पानी होने की वजह से सॉलिड्स के अंदर प्रेशर कम लग रहा है। सॉलिड्स का प्रेशर है ना, सॉलिड्स का प्रेशर कम लग रहा है। सॉलिड्स का प्रेशर कम लगने की रीजन क्या है? उन सॉलिड्स के ऊपर बायनेंसी का फोर्स काम कर रहा है, और बायनेंसी का फोर्स क्या कर रहा है? उन सॉलिड्स के वजन को कम कर रहा है, और सॉलिड्स के वजन को कम करने की वजह से सॉलिड का जो वजन नीचे आ रहा है, जो प्रेशर कम नीचे आ रहा है, उस प्रेशर की वैल्यू कम हो जा रही है बायनेंसी लगने की वजह से। तो ये मेरा एक दूसरा केस है। ये दूसरा केस भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इस दूसरे सर केस, एक डाउट है। हेलो सर। हाँ बेटा बताइए। सर जो हम टोटल स्ट्रेस में ये जो हम ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे हम गामा सेट क्यों ले रहे हैं, वहाँ गामा सबमर्ज क्यों नहीं ले सकते? गामा समझ ले रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस में, सॉलिड के लिए तो गामा समझ ही आ रहा है ना। नहीं नहीं, टोटल स्ट्रेस में सर। टोटल स्ट्रेस तो टोटल वेट तो वाटर का भी होगा ना वहां पर, देख सकते हो आप। समझ में गामा सैचुरेटेड में अंतर क्या होता है? गामा सबमर्ज इक्वल्स टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। नहीं, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ इस फॉर्मूले ने तो हमारे देश का कबड़ा कर रखा है। मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये पूछ रहा हूँ बेसिकली फिजिकली गामा सबमर्ज और गामा सैचुरेटेड में अंतर क्या होता है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। गामा सैचुरेटेड की डेफिनेशन गामा क्या है? सबमर्ज में सर वाटर, गामा सैचुरेट में सर वाटर का वेट और सॉलिड दोनों का वेट इंक्लूड होता है। सबमर्ज में सर नहीं, की अब आप बहुत buoyancy की वजह से उसका एडवांस लेवल पे चले इफेक्टिव। गए ना ना ना, इतना मत सोचिए। मैं केवल गामा सैचुरेटेड की डेफिनेशन बोल रहा हूँ। गामा सैचुरेटेड की डेफिनेशन होती है कि इफ all of the voids of a solid are filled with water, then it is known as saturated condition। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। और गामा समझ क्या होता है कि जब वाटर पार्टिकल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में बायनेंसी फोर्स लगाने लगे, तो पार्टिकल्स का जो नेट वेट निकल के आता है, वो पार्टिकल का नेट वेट क्या कहलाता है? वो पार्टिकल का नेट वेट कहलाता है गामा सबमर्ज्ड। अब एक बात बताइए, अगर कहीं वाटर टेबल है और सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में है, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, यस सर। तो अगर कहीं पर सॉइल सबमर्ज्ड कंडीशन में है और ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है, तो वो सॉइल सैचुरेटेड नहीं होगी क्या? होगी सर, सैचुरेटेड भी होगी सर। आपने मेरी स्टार्टिंग से क्लास ली हुई है, अपना नाम बताएंगे, कौन बोल रहे हैं? अमन, हाँ सर स्टार्टिंग से लिए। लिए। तो जब मैंने पढ़ाया था
क्या, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि गामा सबमर्ज अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने हमें बताया था कि लेट अस सपोज दैट यहाँ पर मेरा वाटर है और यहाँ पर मेरा सॉइल सैंपल रखा हुआ है, ऐसा मैंने एक फिगर बनाया था, याद है आपको? यस सर। और इसको मैंने बोला था सॉइल, और इसके ऊपर एक फोर्स लगाया था, फोर्स का नाम था एफ, और नीचे की डायरेक्शन में क्या लगाया था, इसका वेट लगाया था, ठीक है। और फिर मैंने इसका लिखा था इफेक्टिव वेट या नेट वेट, और इफेक्टिव मैंने लिखा था सैचुरेटेड वेट माइनस का वाईएमसी। आपको याद है बात? यस सर, यस सर। सैचुरेटेड सॉइल, तो अब मैं सैचुरेटेड सॉइल, क्योंकि सॉइल तो सैचुरेट है ना, पानी के अंदर है ना। बात समझ आ रही है आपको? यस सर। जब कोई सॉइल पानी के अंदर होती है, जब कोई सॉइल वाटर के अंदर होती है, तो उसके पूरे के पूरे वाटर से भरे हुए, तो सॉइल तो सैचुरेट हुई ना वो वाली, तो उसका जो टोटल देखा जाएगा वो तो सैचुरेटेड वेट के बराबर ही होगा ना। लेकिन इंडिविजुअली जब उसके पार्टिकल्स के ऊपर पहुंचेंगे, तो उसके पार्टिकल्स किस स्टेट में है इस समय, उसके पार्टिकल्स इस समय बायन्सी की स्टेट में है, उनके ऊपर को बायन्सी का फोर्स लग रहा है। अगर उनके ऊपर बायन्सी का फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल्स का जो नेट इफेक्टिव वेट निकल के आएगा, वो नेट इफेक्टिव वेट कैसा निकलेगा, सबमर्ज वेट निकलेगा। इसलिए वहां पर हम कौन सा यूनिट वेट निकालते हैं, सबमर्ज यूनिट वेट निकालते हैं, अगर पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं तो। और अगर हम पूरी सॉइल के लिए बात कर रहे हैं, तो पूरी सॉइल तो सैचुरेटेड है वहां पर, यस सर, यस सर, समझ गया। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। तो मेरा एक दूसरा केस था, मैंने व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया ना बीच में, तो मेरा वो पूरा का पूरा रब हो गया, जूम की ये छोटी सी प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने उस चीज को बहुत अच्छे से, आप लोगों ने समझ लिया होगा सभी ने। जो मेरा केस 2 है, उस केस 2 के अंदर मैं क्या काम करता हूँ, उस केस 2 के अंदर मुझे बेसिकली अपनी सॉइल अगर ऊपर थोड़ी सी ड्राई है, तो उस ड्राई सॉइल के लिए मुझे काम करना पड़ता है, और उस ड्राई सॉइल के लिए मुझे उसका नेट इफेक्टिव वेट निकालना पड़ता है। तो वो ऊपर जहाँ ड्राई है वहां पर ड्राई रहेगा, और नीचे समझ जाएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू से गामा समझ बन जाएगा। तो जो मेरा केस 3 है ना, जो मेरा केस 3 है, अब वो इसके जस्ट अपोजिट है ना। यहाँ पर क्या है, जो ग्राउंड वाटर टेबल है GWT इस एव टॉप ऑफ सॉइल, यहाँ पर उल्टा केस हो गया। वो अब क्या है, GWT मेरा जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसके थोड़ा सा ऊपर आ रही है। कैसे ऊपर आ रही है, हम लोग फिगर देखते हैं। लेट अस सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर सॉइल है, और यहाँ पर उस सॉइल का टॉप आ रहा है, ठीक है। और जो ग्राउंड वाटर टेबल है, वो ग्राउंड वाटर टेबल क्या कर रही है, इसके थोड़ा सा ऊपर है, लाइक दैट, ठीक है। और मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर के नीचे, मुझे क्या करना है, एक पर्टिकुलर लेवल पर जाकर के नीचे अपनी स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये कोई पॉइंट था जहां पर मुझे क्या निकालना है, जहां पर मुझे स्ट्रेस निकालना है कि स्ट्रेस का वैल्यू कितना था। जो मेरी डिस्टेंसेस हैं, वो डिस्टेंसेस मेरी अब ऐसी हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरी जेड है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये मेरी Z1 है ना। तो मैं इन चीज़ों को मार्क कर देता हूँ। ये डिस्टेंस मैंने कितनी ली हुई है, Z1, और ये मैंने कितनी ली हुई है, Z। मेरी Z डेप्थ का सॉइल सैंपल है। यहाँ पर क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल, और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड लेवल, मतलब सॉइल का टॉप। मतलब एक नदी ले सकते हैं आप, नदी का ये बेड है और नदी के ऊपर पानी बह रहा है, सपोज दैट। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मेरी सॉइल किस कंडीशन में है, सैचुरेटेड कंडीशन में। ये समझ सॉइल है, लेकिन इफेक्टिव फॉर्म में समझ है भाई, है ना। उसको अपने दिमाग के अंदर वो लेके मत चलिए। जब मैंने आपको यूनिट वेट पढ़ाए थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि जब इसका इफेक्टिव वेट निकालते हैं, तो वो वेट कैसे निकलता है, सैचुरेटेड सॉइल का वेट और माइनस वाईएमसी का वेट। तो हम इफेक्टिव स्ट्रेस में वही काम तो कर रहे हैं, हम वहां पे लाके जाके समझ निकाल रहे हैं ना। हम एज अ होल जब बात करेंगे, तो मेरी सॉइल सैचुरेट हुई ना ये। और ऊपर क्या है मेरा, ऊपर केवल और केवल क्या है, ऊपर केवल और केवल वाटर है, एग्जैक्टली वाटर के अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। नाउ सी, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा क्या होगा, गामा सैचुरेट होगा, और यहाँ पर क्या होगा, मेरा गामा डब्ल्यू होगा। अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सपोज दैट मैं सबसे पहले टोटल स्ट्रेस फाइंड आउट करता हूँ। तो टोटल स्ट्रेस क्या होगी, ऊपर से लेके नीचे, टोटल मतलब टोटल, उसके अंदर सब आता है, उसके अंदर वाटर भी आता है, उसके अंदर सॉइल भी आती है, सब कुछ आता है। टोटल स्ट्रेस सबसे पहले क्या, सबसे पहले क्या, सॉइल ले लेते हैं। तो सॉइल कहाँ पर आ रही है, गामा सैचुरेट
इंटू Z1, सॉरी इंटू Z। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपनी सॉइल ले ली और सॉइल मेरी क्या निकल के आई, गामा सैचुरेट इंटू Z। और प्लस वाटर, वाटर कितने में, ये वाटर तो अब ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में है, ऊपर ऊपर नहीं है, नीचे सैचुरेटेड में भी तो वाटर है। तो वाटर तो ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरे में है का मतलब क्या, गामा W इंटू Z प्लस Z1, ये गामा W Z प्लस Z1। इस तरीके से मैं अपने वाटर को यहाँ पर दिखा सकता हूँ, Z प्लस Z1। इज दैट क्लियर और नॉट? नाउ सी फर्दर मोर, मैं अगर U की वैल्यू निकालूं तो U की वैल्यू क्या होगी, वाटर की वैल्यू, वाटर तो पूरे में है, गामा W इंटू Z प्लस Z1, ठीक है। और अब मैं इफेक्टिव स्ट्रेस फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो मेरी इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, मेरी इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगी गामा सैचुरेटेड इंटू Z प्लस गामा W इंटू Z प्लस Z1। मैं छोटी सी गलती करके गया हूं, उसे थोड़ा सा ठीक कर रहा हूं, है ना, ऊपर गामा W इंटू Z1 ले रहा हूं, है ना। मेरे ख्याल से सब लोग समझ गए होंगे क्या गलती की थी। भाई गामा सैचुरेटेड जब लिया है तो Z डेप्थ में तो पानी भी आ गया और सॉइल भी आ गई ना। गामा सैचुरेट जब मैं ले रहा हूं तो उसमें तो पानी भी आ गया और सॉइल भी आ गई ना, दोनों चीजें आ गई ना। तो यहाँ का तो मैंने टोटल ले लिया ना, अब मुझे केवल क्या बचा, ऊपर का जो पानी भरा हुआ था उसको और टोटल में लेना था, क्योंकि वो तो टोटल में तो आएगा, पानी और सॉलिड, सॉलिड दोनों आते हैं टोटल के अंदर। और यू में मैंने टोटल वाटर वाटर का ले लिया, तो ऊपर से नीचे तक वाटर वाटर का हो गया। गामा उसका मेरा सिग्मा जो डैश है, मतलब मेरा इफेक्टिव जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, गामा सैचुरेटेड इंटू Z और प्लस का गामा W इंटू Z1। तो मैंने यहाँ पर प्लस का गामा W इंटू Z1 लिख दिया ये, और माइनस का U, मतलब गामा W Z माइनस का गामा W Z1। मैंने दोनों टर्म्स को अलग अलग करके लिख दिया है ना, गामा W Z1। अभी क्या होगा, गामा W Z1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और गामा W Z1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू मिलेगी गामा सैचुरेटेड इंटू Z माइनस का गामा W Z। यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, इसको कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गामा सैचुरेटेड माइनस का गामा W इंटू Z। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा डैश इक्वल्स टू गामा सबमर्ज इंटू Z। इज दैट क्लियर और नॉट? ये मुझे क्लियरली यहाँ से मिल गया। अभी एक बात देखिए, इस पर्टिकुलर केस के अंदर और पहले केस के अंदर क्या अंतर है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर और पहले केस के अंदर क्या अंतर है। जो मेरा पहला केस था वहां पर ही मेरा आंसर कितना आया था, सिग्मा डैश इक्वल्स टू गामा डैश Z। और जो मेरा ये वाला केस है, इस वाले केस के अंदर ही मेरा अंतर क्या है, मेरा आंसर क्या आया, सिग्मा डैश इक्वल्स टू गामा डैश Z। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ, है ना। इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश कैसे करता हूँ, जो मेरा पहला केस था, है ना, ध्यान से देखेंगे सब लोग। जो मेरा पहला केस था, वो मेरा पहला केस क्या था, वो मेरा पहला केस कुछ ऐसा था कि मेरी सॉइल ऐसी थी, और दूसरा जो केस था, उस दूसरे केस में मेरी सॉइल यहाँ तक थी, ठीक है। मैं दोनों केसों को कंपेयर करता हूँ, ध्यान से देखेंगे। और जो वाटर था, वो वाटर का लेवल कैसा था, पहले केस में तो वाटर का लेवल एकदम सेम था ये, और दूसरे केस में वाटर का लेवल थोड़ा सा ऊपर आ गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज को देखना चाहूँ तो मेरी वैल्यूज क्या थी, यहाँ पर ये Z1 डेप्थ एडिशनल आ गई, और दोनों में मुझे एक ही पर्टिकुलर लेवल पे जाके प्रेशर को निकालना था। कहाँ पर, सपोज दैट एक मेरी डेप्थ मैंने ली हुई है, और उस डेप्थ का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, उस डेप्थ का नाम मैं दे रहा हूँ Z। तो ये वाली सॉइल मेरी Z की है, और ये वाली सॉइल भी मेरी Z की है ना। ये वाली सॉइल भी मेरी Z डेप्थ की है, और दूसरी वाली सॉइल भी मेरी Z डेप्थ की है। तो दोनों में अंतर क्या रहा, दोनों में अंतर सिर्फ इतना रहा कि अगर मैं पहली वाली सॉइल को देखता हूँ, है ना, ये मेरा केस 1 है और ये मेरा केस 3 है। जब मैं पहली वाली सॉइल को देखता हूँ तो यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी सैचुरेटेड सॉइल है, ऊपर वाटर टेबल है, और यहीं पर ग्राउंड वाटर, यहाँ पर यहीं पर मेरा GL है, यहाँ GL यहाँ पर है लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी मेरी सैचुरेटेड सॉइल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरा वाटर है। अब अगर आपको कल याद होगा तो मैंने बोला था
कि एक सॉइल के अंदर वाटर और सॉलिड्स ये दोनों एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होके काम करते हैं का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इफेक्ट नहीं करते। सॉलिड सॉलिड अपना वेट लेते हैं और वाटर वाटर अपना वेट लेता है, सॉलिड सॉलिड अपना वेट लेता है और वाटर वाटर अपना वेट लेता है। अब केस 1 में और केस 3 में अंतर क्या है? केस 1 में और केस 3 में ये अंतर है कि केस 3 में जो पानी का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया ग्राउंड लेवल के, लेकिन पानी का लेवल ऊपर उठने से क्या होगा, जितना टोटल बढ़ेगा उतना ही पोर बढ़ जाएगा, तो इफेक्ट पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं भाई, क्योंकि जो वाटर है वो वॉइड टू वॉइड इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू एक कॉलम जैसा बनाते हैं और नीचे अपना पूरा प्रेशर पुट ऑन कर देते हैं। और उनका जो वेट है वो कैसे काम करता है, वाटर 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 पार्टिकल के थ्रू काम करता है। एक वाटर पार्टिकल दूसरे वाटर पार्टिकल पर, एक वाटर पार्टिकल से दूसरे वाटर पार्टिकल पर। ना तो सॉलिड का वेट पानी लेता है और ना पानी का वेट सॉलिड लेता है, हमेशा इस बात को याद रखिएगा। ना तो सॉलिड का वेट पानी लेता है और ना ही पानी का वेट सॉलिड लेता है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो तीसरे केस में क्या हुआ, ग्राउंड के ऊपर मैंने पानी की डेप्थ बढ़ाई, ग्राउंड के ऊपर पानी की डेप्थ बढ़ाने से कुछ भी नहीं निकला, है ना। अगर मैं केस 1 में लूंगा तो केस 1 में मेरी सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, गामा सैचुरेट इंटू जेड। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरी सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, गामा सैचुरेट इंटू जेड और प्लस एडिशनल वाटर भी था ऊपर, तो गामा डब्ल्यू इंटू जेड 1। टोटल के अंदर सब कुछ आता है, पानी भी आता है, सॉलिड्स भी आते हैं। अगर मैं यू की वैल्यू देखूं तो यहाँ पर यू की वैल्यू कितनी थी, गामा डब्ल्यू जेड, और यहाँ पर अगर मैं यू की वैल्यू देखूं तो यहाँ पर यू की वैल्यू कितनी थी, गामा डब्ल्यू जेड 1 और प्लस गामा डब्ल्यू जेड। नीचे भी तो पानी भरा था, पानी तो नीचे तक ही जा रहा है ना भाई, पूरी पूरी सॉइल ग्राउंड वाटर टेबल में डूबी हुई है। तो यहाँ पर मेरा गामा, यहाँ पर मेरा सिग्मा डैश कितना निकल के आया, यहाँ पर मेरा सिग्मा डैश निकल के आया गामा डैश इंटू जेड, और यहाँ पर मेरा सिग्मा डैश मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस मेरी कितने निकल के आई, गामा समझ इंटू जेड। मतलब यहाँ से मुझे कंक्लूजन ड्रॉ होता है, यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है, और वो कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है कि इफ द हाइट ऑफ वाटर, है ना, हाइट लिखना थोड़ा सा टेक्निकली गलत होगा, मैं इसको हाइट की जगह क्या लिख दूं, मैं इसको लेवल लिख देता हूं, है ना। इफ द लेवल ऑफ वाटर इज रेज्ड above top of soil, then it does not affect effective stress। बात समझ में आ रही है? रीजन क्या है, रीजन क्या है, सिंस टोटल एंड पोर स्ट्रेस both are increased by सेम वैल्यू, एक्जेक्टली और नॉट, क्योंकि पोर वाटर स्ट्रेस और जो मेरा टोटल स्ट्रेस होगा वो दोनों सेम मेरी वैल्यू से इंक्रीज हो जाएंगी, दैट्स व्हाई इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कई बार एक क्वेश्चन आता है आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि एक नदी का लेवल पहले ग्राउंड लेवल के इतना ऊपर था और फिर ग्राउंड लेवल के इतना ऊपर हो गया, मतलब वो नदी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, तो सॉइल के नीचे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्ट्रेस में क्या अंतर आएगा। तो उसका आंसर बड़ा सिंपल सा होता है, कोई अंतर नहीं आएगा, है ना, कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी कितना बढ़ गया ऊपर कितना नीचे चला गया, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को मेरे ख्याल से आप लोग हमेशा याद रख के चलेंगे, बहुत क्लियरली इस चीज को समझेंगे और अपने दिमाग में बसा के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं और अपना अगला केस लेते हैं, मेरे ख्याल से ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अगला केस लेते हैं। अगला केस मेरा क्या बोलता है, अगला केस मेरा बोलता है कि लेट अस सपोज दैट एक सॉइल मास है और उसके ऊपर एक सरचार्ज आ रहा है ना। तो मेरा अगला केस आ रहा है केस नंबर 4, और केस नंबर 4 बोलता है कि सॉइल विथ अ सरचार्ज लोडिंग। बहुत सिंपल केस है, पर सरचार्ज के दो केस होंगे, है ना, सब केस। पहले ए होगा और फिर बी होगा। पहले सरचार्ज मिलते हैं। सरचार्ज क्या होता है, सरचार्ज मतलब होता है कोई लोड कर देना, सॉइल के ऊपर कोई लोडिंग लगा देना, कोई लोड लगा देना, है ना। सॉइल के ऊपर आपने उस सॉइल का खुद का सेल्फ वेट तो है ही नीचे तक,
सेल वेट की वजह से प्रेशर तो जनरेट हो ही रहा है, और प्लस आपने क्या कर दिया उसके ऊपर, प्लस आपने उसके ऊपर एक लोडिंग कर दिया, है ना। तो सॉइल के अंदर जो सरचार्ज होता है वो दो तरीके से लगता है। पहला मैं सरचार्ज ले रहा हूँ ग्रेजुअल सरचार्ज, धीरे धीरे, या फिर हम लोग पहले सडन ले लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुअल लेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो पहले मैं सरचार्ज लेके चल रहा हूँ सडन एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज। सडन एप्लीकेशन मतलब एकदम सरचार्ज लगे, एकदम, है ना, बिना किसी टाइम के डिफरेंस के, सडन एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज। तो अगेन मेरा सॉइल सैंपल कैसा है? मेरा सॉइल सैंपल अगेन इसी तरह का है जिस तरीके से मैं सॉइल सैंपल कंसिडर करके ला रहा हूँ। ये मेरा सॉइल सैंपल है, और इस सॉइल सैंपल में मेरी जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो अगेन मेरी ग्राउंड वाटर टेबल एकदम टॉप तक आ रही है ना। इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग एक ही पोजीशन पे हैं। मैंने डिफरेंस इसलिए करके बनाया है जिससे मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर सकूं कि ग्राउंड वाटर टेबल भी ऊपर है, और जो मेरा सॉइल का लेवल है वो सॉइल का लेवल भी मेरा ऊपर है। दूसरा, मुझे एक लेवल दिया हुआ है जिस पर्टिकुलर लेवल पे आकर के मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना है। यहीं पर मेरा ग्राउंड वाटर टेबल आ रहा है, और यहीं पर मेरा क्या आ रहा है, ग्राउंड लेवल आ रहा है। ये मेरा GLB है, और यहीं पर मेरा GWT भी है। प्लस एक अलग चीज यहाँ पर क्या हुई है, एक अलग चीज यहाँ पर ये हुई है कि यहाँ पर अब एक सरचार्ज लगना स्टार्ट हो गया है, और वो सरचार्ज लेट अस सपोज दैट इस तरीके से एक्ट कर रहा है। इस तरीके से एक सरचार्ज यहाँ पर एक्ट कर रहा है, लेट अस सपोज दैट। इज द क्लियर नोट? और दूसरी बात, इस पर्टिकुलर सॉइल की जो डेप्थ है वो डेप्थ मैं फिर से सेम ले लेता हूँ। इस सॉइल की जो डेप्थ है उसको मैं फिर से सेम ले लेता हूँ, और इस सॉइल की जो डेप्थ है, इस सॉइल की डेप्थ मैं फिर से ले लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट Z। दूसरा जो सरचार्ज है ना, ये जो सरचार्ज है, इस सरचार्ज की वैल्यू में ले लेता हूँ स्मॉल q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का एक प्रेशर है जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है ना। स्मॉल q किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है जो सरचार्ज के फॉर्म में एक्ट कर रहा है। अब सडन सरचार्ज का मतलब क्या है और ग्रेजुअल सरचार्ज का मतलब क्या है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहाँ पर सॉइल भी है और यहाँ वाटर भी है, मतलब ये कैसी सॉइल है, ये अगेन मेरी कैसी सॉइल है, सैचुरेटेड सॉइल है। सॉइल भी और वाटर भी, सैचुरेटेड सॉइल है। इसका यूनिट वेट कैसा होगा, इसका यूनिट वेट होगा गामा सैचुरेटेड, ठीक है। अभी आपने यहाँ पे सरचार्ज लगाया, अभी सरचार्ज क्या कर रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अब ये जो सरचार्ज होगा, और ये सरचार्ज जब नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये जो पर्टिकुलर सरचार्ज है ये कौन रजिस्ट करेगा, वाटर करेगा या फिर इसको सॉइल करेगी? तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। वाटर के संग क्या होता है, वाटर के संग एक बेसिक टेंडेंसी होती है, और उसकी टेंडेंसी ये होती है कि उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि टाइम ऑफ एप्लीकेशन क्या था। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप एक स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, और स्विमिंग पूल में नहाते समय अपना हाथ लीजिए और एकदम जोर से पानी के ऊपर मारिए, जोर से, बहुत जोर से, जितने जोर से मार सकते हैं, जितने कम टाइम में आप मार सकते हैं ना, उतने कम टाइम में आप पानी के ऊपर अपना हाथ मारने की कोशिश कीजिए। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, आपके हाथ में लग जाएगी, आपका हाथ एकदम लाल पड़ जाएगा। अगर आप, जो बच्चे तैरना जानते हैं, जो बच्चे स्विमिंग करते हैं जनरली, वो बच्चे इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप ऊपर से 2-3 मंजिल से कूदते हैं और आप ऐसे करके कूद जाएं एकदम अपने हाथ फैला के और एकदम फ्लैट होके हॉरिजॉन्टल होके, तो हो सकता है आपकी डेथ भी हो जाए, आप मर भी जाएं, है ना। आपको वाटर कितना तेज प्रेशर मारेगा। तो जब भी तैरते हैं तो अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे रखते हैं सामने की तरफ, और एकदम वर्टिकल होके अपन नीचे गिरते हैं अगर ऊंचाई से कूद रहे हैं तो। सिमिलरली अगर अपने हाथ को आपने ऐसे पानी पर जोर से मारा है ना, ऐसे जोर से मारा आपने, तो जब जोर से मारेंगे तो आपके हाथ को पानी बहुत तेज रेजिस्टेंस देगा। क्या हुआ, जब आपने हाथ मारा तो पानी को वहां से हटने का टाइम नहीं मिला, पानी के जो पार्टिकल्स थे उनको डिस्प्लेस होने का टाइम नहीं मिला, और क्योंकि उनको डिस्प्लेस होने का टाइम नहीं मिला इसलिए उन्होंने आपको रिएक्शन दे दी। रिएक्शन कितनी दी? इन इंजीनियरिंग वाटर इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल। इंजीनियरिंग में ये कहा जाता है, ये एज्यूम किया जाता है, हालांकि इनकम्प्रेसिबल 100% है नहीं वाटर, लेकिन इंजीनियरिंग में ये समझा जाता है कि वाटर इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता। अगर उसको दबाया नहीं जा सकता तो आपको कितना रिएक्शन देगा, जितना आप लोडिंग लगाएंगे उतना पूरा का पूरा आपको वापस कर देगा। और जितनी जोर से हाथ मारेंगे आपके हाथ में उतनी जोर से लगेगी। अगर आपने बहुत जोर से हाथ चला दिया तो हो सकता है आपका हाथ भी टूट जाए, है ना, आपकी हथेली में और आपके हाथ में नीचे फ्रैक्चर आ जाए। आप स्विमिंग पूल में नहाए तो इस चीज को करके देखें, बहुत जोर से ना मारें तो सच में आपका हाथ टूट जाएगा, है ना। जोर से ऐसे पानी के ऊपर मार के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका हाथ पानी के अंदर नहीं घुस पाया और पानी के आपके हाथ के ऊपर लग गई जोर से। वहीं दूसरी काम आप क्या कीजिए, पानी अपने हाथ को बहुत धीरे 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 लेके जाइए, बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे लेके जाइए, बहुत धीरे धीरे लेके जाइए, और पानी में अंदर घुसाने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे आपका हाथ पानी के अंदर घुस गया। इस बार पानी ने आपको कितना रेजिस्टेंस दिया? 0। पानी ने कितना रेजिस्टेंस दिया? 0।
तो जो लोडिंग होती है पानी के ऊपर, अगर कहीं किसी मटेरियल के अंदर पानी अच्छी तरह से भरा हुआ है, वो पूरा का पूरा अच्छी तरह से सैचुरेट हो चुका है, तो वहां पर अगर पानी मौजूद है तो पानी जो रिएक्शन देगा ये इस बात पर तय करेगा कि आपका लोडिंग, आपका सरचार्ज ग्रेजुअल है या आपका सरचार्ज सडन है। अगर सडन है तो पानी डिस्प्लेस नहीं होगा और पूरा का पूरा लोड खुद पे ले लेगा, और क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए आपको पूरा का पूरा डिफरेंस दे देगा, आपकी पूरी लोडिंग आपको लौटा देगा। और अगर आप धीरे धीरे सरचार्ज लगा रहे हैं बहुत आराम से, तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे एक्सपेल आउट हो जाएगा, पानी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और आपका लोड जो काम करना चाहता है वो काम कर देगा। सिमिलरली सॉइल सैंपल के होता है, सिमिलरली सॉइल सैंपल के अंदर होता है, जब आप जोर से एकदम कोई लोड लगाते हो तो सॉइल के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो पानी उस लोड को अपने ऊपर ले लेता है सडन एप्लीकेशन पर। और जब आप ग्रेजुअल एप्लीकेशन करते हो तो धीरे धीरे पानी क्या करता है, सॉइल के पोर से बाहर निकलता चला जाता है, और लोड किसको ट्रांसफर कर देता है, सॉलिड्स को ट्रांसफर कर देता है, और वहां पर वेट लेना पड़ता है मेरे सॉलिड्स को। तो मैं पहला केस ले रहा हूँ सडन एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज, और सडन एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज है तो सडन एप्लीकेशन के केस में कौन लेगा पूरा का पूरा लोडिंग, वाटर, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाटर विल रजिस्ट दी लोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, टोटल के अंदर सब कुछ आता है, मैं याद रखना, टोटल के अंदर सब कुछ आता है, चाहे जो भी कुछ हो सब कुछ। तो सबसे पहले तो क्यू ही ले लो, क्यू, है ना। अगर आप नीचे देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर देखेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर क्यू भी तो स्ट्रेस आएगी, क्यू भी तो लग रही है, क्यू, और प्लस क्या, वाटर का खुद का वेट, ये तो क्या हो गई अप्लाइड, ये तो क्या हो गई अप्लाइड, जो अप्लाइड स्ट्रेस थी, अप्लाइड प्रेशर था, और प्लस वाटर का खुद का वेट है, वाटर खुद के वेट का क्या होगा, गामा सैचुरेटेड इनटू क्या जेड, ये क्या हो गया, सेल वेट ऑफ सॉइल, सॉइल की खुद के वेट की वजह से। अब यू निकालिए, यू क्या होगा, यू तो जानते ही हैं, वाटर टेबल कितनी डेप्थ में, वाटर टेबल जेड डेप्थ में, तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। फिर क्या निकालिए, सिग्मा डेप्थ मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा माइनस यू, क्या हो जाएगी वैल्यू, क्यू प्लस गामा सैचुरेटेड जेड माइनस का गामा डब्ल्यू, है ना। ठीक, एक छोटी सी गलती हुई, एक छोटी सी गलती हुई, कोई बता सकता है गलती, कोई बता सकता है, एरिया नहीं लिया। एरिया क्यों लेंगे बेटा, सर वो उस लग रहा है ना उस लोड सॉइल पे, तो एरिया क्यों लेंगे यार, सॉरी प्रेशर तो किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में रहता है ना, यस भी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, ये वाली वैल्यू भी किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। हम तो प्रेशर निकाल रहे हैं ना, सिग्मा क्या है, सिग्मा प्रेशर है ना, सिग्मा स्ट्रेस है ना, और सिग्मा क्योंकि प्रेशर है, सिग्मा क्योंकि स्ट्रेस है, इसलिए यहाँ पर एरिया लेने का कुछ लॉजिक है ही नहीं ना। यहाँ तो हमें सीधे सीधे गामा सैचुरेट जेड उसमें जोड़ देना है, क्यों जोड़ देना है, जेड की वैल्यू नहीं, इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा सर वाटर पे, क्यों आएगा सर वो मतलब ऊपर से ये लोड लग रहा है तो उसकी वजह से वाटर में बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। जितना वेरी गुड जितना गामा डब्ल्यू जेड आ रहा था उससे ज्यादा कुछ आएगा। वेरी गुड ये देखिए यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है ना, क्या लिखी हुई है, वाटर विल रजिस्ट द लोड। अगर वाटर लोड रजिस्ट करेगा तो लोड लेगा कौन, अगर लोड को वाटर रजिस्ट कर रहा है तो लोड को ले कौन रहा है, वाटर ही लेगा भाई। अगर वाटर रजिस्ट कर रहा है तो वाटर ही ले रहा है, तो जो यू होगा, जो पोर प्रेशर होगा, उसमें आपको और क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको क्यू भी करना पड़ेगा, है ना। क्यू क्यों करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये सडन लोड है, और सडन लोड के अंदर ऑल दी सरचार्ज इज कैरिड बाई वाटर, ठीक है ना। तो जो टोटल के अंदर क्यू आ रहा था वो क्यू कौन लेगा, वो क्यू वाटर ही लेगा, क्योंकि वाटर ही तो एडजस्ट करेगा उसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक माइनस का क्यू भी हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, अगर यहाँ पर एक माइनस का क्यू है तो क्यू से क्यू यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और अगर क्यू से क्यू यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया तो मुझे लास्ट में ये वैल्यू कितनी मिलती है, ये वैल्यू मिलती है गामा सैचुरेटेड, है ना। यहाँ पर इंटू जेड है, ये मैं जेड लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी इंटू जेड है तो मैं जेड लिख देता हूँ। तो मुझे क्या मिलता है, गामा सैचुरेटेड माइनस का गामा डब्ल्यू इंटू वॉट जेड। तो मुझे फाइनली क्या मिल जाता है, गामा सिग्मा डेफ इक्वल्स टू गामा सबमर्ज्ड इंटू वॉट जेड। क्लियर हो?
तो फाइनली मुझे जो मेरा यहाँ पर रिलेशनशिप मिलता है वो फिर से मेरा रिलेशनशिप मुझे पहले केस के बराबर मिल रहा है। देखिए सब लोग, मुझे यहाँ पे जो रिलेशनशिप मिल रहा है वो फिर से किसके बराबर मिल रहा है, पहले केस के बराबर मिल रहा है। पहले केस के बराबर क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरचार्ज आया तो, लेकिन इफेक्टिव मतलब सॉलिड्स के द्वारा लिया गया वेट, इफेक्टिव मतलब सॉलिड्स का प्रेशर, इफेक्टिव मतलब सॉलिड्स की स्ट्रेस। तो यहाँ पर सरचार्ज आया तो, लेकिन सॉलिड को ट्रांसफर नहीं हो पाया। सॉलिड को ट्रांसफर क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि सडन था ना, और सडन होने की वजह से सरचार्ज के सडन होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेशर किसने ले लिया, पूरा का पूरा प्रेशर वाटर ने ले लिया। सब क्लियर होना। तो ये मेरा केस 4 बनता है। केस 4 का एक केस बनता है जहां पर मैंने बेसिकली क्या किया हुआ है, जहां पर मैंने सरचार्ज को फटन लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, मैं इसको केस बी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसका क्लियर हो। और केस बी में कन्वर्ट करके मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ कि अब ये सरचार्ज मेरा फटन ना होकर के कैसा है, ग्रेजुअल है। इसका क्लियर हो। ये सरचार्ज मेरा कैसा है, अब मेरा ये सरचार्ज फटन ना होकर के ये सरचार्ज मेरा ग्रेजुअल है। इसका क्लियर हो। तो फर्क कर देता हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, अगर ग्रेजुअल एप्लीकेशन हो रहा है, अगर सरचार्ज का ग्रेजुअल एप्लीकेशन हो रहा है, ये जो मेरा सरचार्ज है क्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, ये मेरा सरचार्ज कैसे लग रहा है, धीरे 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 लग रहा है। तो अगर ये धीरे धीरे लगेगा, अगर ये धीरे धीरे ग्रेजुअली एक्ट करेगा तो क्या होगा, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वाटर को सफिशिएंट टाइम मिलेगा, और वो सफिशिएंट टाइम को लेकर के जो वाटर होगा वो अपनी जगह को छोड़ देगा। मतलब सॉइल में से वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत डिस्प्लेस हो जाएगा। जो पानी होगा वो तुरंत बाहर निकलेगा, और बाहर निकल करके जो पूरा का पूरा सरचार्ज आया था वो किसको ट्रांसफर कर देगा, सॉलिड को ट्रांसफर कर देगा। तो ग्रेजुअल एप्लीकेशन ऑफ सरचार्ज के केस में क्या होता है, वाटर हैज द सफिशिएंट टाइम टू एक्सपेल आउट, और वो बाहर निकलता जाता है धीरे 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 सॉइल माप से, जैसे सरचार्ज बढ़ाते जाएंगे और सरचार्ज पूरा किसको ट्रांसफर हो जाएगा, सॉलिड्स को। जब तक क्लियर हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर केस में वाटर will not carry surcharge. It will transfer the load to solids. It will transfer the load to solids. Is that clear or not? तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, वाटर पूरा सरचार्ज कैरी नहीं करेगा, अपने लोड को ट्रांसफर कर देगा सॉलिड्स के ऊपर। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो टोटल रहा, टोटल तो Q प्लस गामा फ्लक्चुएट जेड ही रहेगा। टोटल में तो Q आएगा ही, क्योंकि चाहे सॉलिड ले चाहे वाटर ले, टोटल में तो Q को आना ही आना है। इसका क्लियर करो। U की वैल्यू गामा डब्ल्यू जेड हो जाएगी। अब U के अंदर Q नहीं आएगा, अब U के अंदर Q नहीं आएगा, क्योंकि वाटर सरचार्ज ले नहीं रहा, वाटर अपनी जगह पे हट जा रहा है। ग्रेजुअल एप्लीकेशन है सरचार्ज का। तो फाइनली जो मेरा सिग्मा डैश निकलेगा, मेरा सिग्मा डैश क्या होगा, सिग्मा माइनस U। तो यहाँ से मेरा सिग्मा डैश निकल के आएगा Q प्लस गामा सैचुरेट इंटू जेड, और माइनस का क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू जेड। तो सिग्मा डेफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा डेफ की वैल्यू हो जाएगी Q प्लस गामा डेफ जेड, गामा सैचुरेट में गामा का डब्ल्यू गामा डेफ हो जाएगा। नाउ सी, इसको ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर, यहाँ पर आपको इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर पूरा का पूरा सरचार्ज दिखाई दे रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है मतलब, इफेक्टिव स्ट्रेस के अंदर दिखाई दे रहा है मतलब सॉलिड के ऊपर दिखाई दे रहा है। इफेक्टिव स्ट्रेस किसकी होती है, इफेक्टिव स्ट्रेस सॉलिड की होती है ना, तो इफेक्टिव स्ट्रेस के ऊपर दिखाई दे रहा है मतलब सॉलिड के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पूरा पूरा सरचार्ज कौन ले रहा है, सॉलिड ले रहा है। इसका क्लियर हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका सरचार्ज, अगर आपका जो सरचार्ज है, सरचार्ज धीरे धीरे लग रहा है, सॉलिड लेगा, और अगर आपका सरचार्ज एकदम लग रहा है तो एकदम के केस में आपका पूरा सरचार्ज वाटर ले लेगा। इसका क्लियर हो। तो ये दो बातें हैं, और ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो ये मेरे केस 4 केस हैं, ये चारों के चारों केस मेरे यहाँ पर खत्म होते हैं। ये चारों केस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आपको इन 4 केसेस से ही कोई ना कोई क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा, आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएगा। एक फाइनल केस और बता रहा हूँ, लेकिन वो फाइनल केस अगेन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर के चल रहा हूँ, है ना। तो मैं हालांकि बाद में भी इन चारों केसेस को, 5 केसेस को कंपेयर भी करूंगा आपके सामने,
अगला जो केस ले रहा हूँ वो मैं आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर के चल रहा हूँ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें लेकर के चल रहा हूँ, मतलब उसके आने की संभावना उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसे हम पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर इनके वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो उस पर्टिकुलर केस को भी आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो जो अगला हमारा केस है उस अगले हमारे केस के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, केस नंबर 5, लास्ट केस इस चैप्टर का, केस नंबर 5। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने यहाँ पर, है ना, ये मान के मत चलना कि मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ फॉर्मूले याद कर लेने हैं। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक सीखनी है। मैं आपको केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक समझा रहा हूँ केस के थ्रू। आपको रटना नहीं है, आपको कुछ फॉर्मूले सीधे सीधे याद नहीं कर लेने। उस चीज को अपने दिमाग में लेकर के मत चलिएगा। फॉर्मूले याद करके व्यापम को पेपर निकलता भी नहीं है। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है ना यूट्यूब पर कि गुप्ता एंड गुप्ता को रट लो, गुप्ता एंड गुप्ता को रट लो, आपका व्यापम का पेपर निकल जाएगा। तो मैं बताऊंगा नहीं कौन कर रहा है, लेकिन आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो गुप्ता एंड गुप्ता रट के जो व्यापम का पेपर निकालने वाली कहानी थी पहले होता था लेकिन गुप्ता खत्म हो चुकी है। क्या बेटा? पहले गुप्ता एंड गुप्ता से होता था पूरा पेपर। हाँ, 2014 के पहले की कहानी है कि जब गुप्ता एंड गुप्ता से निकाला है। अभी क्या होता है, पेपर लेता है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को व्यापम ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है पेपर का। तो 2014 के पहले क्या होता था, जो अपने डिप्लोमा के अपने जो कुछ इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उनको पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। तो उनके प्रोफेसर बैठ के पेपर सेट करते थे। तो वो एक ही किताब थी गुप्ता एंड गुप्ता, 2014 किताब आती नहीं थी। तो वो प्रोफेसर क्या करते थे, वही एक किताब अवेलेबल थी, उसको उठाते थे और उससे प्रश्न लिख देते थे, क्वेश्चन बना देते थे। अब क्या हुआ, 2014 के बाद ये मामला पहुंच गया टीसीएस के पास, कॉन्ट्रैक्ट हो गया टीसीएस को, तब से पेपर भी सेट करता है टीसीएस। अब टीसीएस में पेपर कैसे सेट होता है, उनके पास एक क्वेश्चन बैंक है, उनके पास क्वेश्चन बैंक में लाखों क्वेश्चन है जो उन्होंने अलग अलग एक्सपर्ट से तैयार करवाए, इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर से भी तैयार करवाए हैं एक्सपर्ट से। अब वो क्या करते हैं, पेपर के जस्ट 10 मिनट पहले उनका जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है वो रैंडमली उन लाखों क्वेश्चंस में से कोई भी 200 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन लेके आपके सामने पटकेगा, है ना। उसमें अलग अलग लेवल सेट होते हैं क्वेश्चन के कि इस सब्जेक्ट के ये इतने सब्जेक्ट कितने, वो सेट कर देंगे, इतने सब्जेक्ट के इतने चाहिए, इस लेवल के इतने चाहिए। तो 10 मिनट पहले तक टीसीएस के प्रेसिडेंट को भी नहीं पता होगा, ऑनर को भी नहीं पता होगा कौन से पेपर कौन से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। वो सॉफ्टवेयर रैंडमली उठाता है क्वेश्चन, आपके सामने पटक देता है ना। तो अब उसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है ये हमें किसी को नहीं पता होता, है ना। तो पूरी धांधलेबाजी भी इससे खत्म हो गई और जो पेपर का लेवल था वो पेपर का लेवल भी थोड़ा टफ हो गया। अब इसीलिए आपने देखा होगा कई बार क्या हो रहा है व्यापम के अंदर, अभी क्या हुआ था 2016 के होता था, 35 क्वेश्चन मशीन से थे, मतलब सच बता रहा हूँ मैं, ये आप देखना पेपर डले हुए अपनी ऐप के ऊपर, 100 में से 35 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स में के मशीन चैप्टर में से थे केवल, मशीन 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 एक सेट के अंदर। अब मशीन सिविल वाले बच्चे पढ़ते नहीं है बेचारे, कुछ छोड़ के जाते हैं, वो बेसिकली मैकेनिकल वालों का चैप्टर होता है, पर हमारे मशीन का इंट्रोडक्शन तो है ही एफएम के अंदर लास्ट यूनिट के अंदर, लेकिन डिप्लोमा नहीं है, तब भी उसने मशीन की क्वेश्चन दे दिए। 2014 के पेपर में पूरा पेपर न्यूमेरिकल, पूरा पेपर न्यूमेरिकल, इवन गेट से ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन उसके अंदर थे। तो अब व्यापम ऐसा खेल नहीं रहा कि, लेकिन बच्चों के कट ऑफ थे, बच्चों के कट ऑफ जा रहे हैं 155 160। तो अब व्यापम ऐसा नहीं रहा कि आप गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ के, मैं ये नहीं बोला गुप्ता एंड गुप्ता पढ़नी नहीं है, आप पढ़ो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में ये मत रखना कि गुप्ता एंड गुप्ता के ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस एकदम न्यूली फ्रेम्ड आ सकते हैं, एकदम नए आ सकते हैं, और हो सकता है कि उसके अंदर कोई और मतलब किसी किताब में वो क्वेश्चन रहे ही ना हो, एकदम नए क्वेश्चन हो। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है हटके, तो मैं आपको कुछ किताबें बता देता हूँ। आप लोग आर अगौर को प्रेफर कर सकते हो। आर अगौर आपके लेवल के लिए एक बहुत ही अच्छी किताब है, आप उसको ले सकते हो। अगेन गुप्ता एंड गुप्ता को भी आप पढ़ सकते हो, आपके लेवल के लिए गुप्ता एंड गुप्ता भी बहुत अच्छी किताब है, आप इन दोनों किताबों पे प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस जो मस्त चीजें हैं जो कि आपको करनी है, वो आपको प्रीवियस ईयर्स के पूरे पेपर सॉल्व करने हैं। व्यापम के तो पूरे पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं, है ना। व्यापम के पूरे पेपर आपको सॉल्व करने ही करने हैं। एसएससी के भी आपको पूरे पेपर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, और ईएस के भी पेपर सॉल्व करने हैं, है ना। बच्चे बोलते हैं कि ईएससी के क्वेश्चन आएंगे ही नहीं सर, ये क्यों करवा रहे हो, है ना। तो ये हम लोग की थोड़ी सी स्ट्रेटेजी होती है, हम लोग की टेक्निक होती है। ईएससी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ 50 लेके चलते हैं। थोड़ा सा आपको व्यापम की तैयारी करनी है, थोड़ी सी एक लेवल ऊपर उठ के तैयारी कीजिए, तभी आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, है ना। तो आप ये 3-4 चीजें कर लीजिए, आप अगर ये 3-4 चीजें कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए केस 5 के ऊपर लौट के आते हैं। केस 5 हम लोगों का लास्ट केस होता है। ये केस हमारे एग्जाम के लिहाज से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड केस है ना। और इस कॉम्प्लिकेटेड केस को हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, सो दैट अगर पेपर में इनकेस क्वेश्चन आ जाए तो फिर वहां पर हम अपनी रैंक के पीछे जा सकें, क्योंकि मोस्टली बच्चे उसको कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम उसको करके आएंगे। तो केस 5 क्या है कि अगर कहीं पर कैपिलरी जोन का फॉर्मेशन हो जाता है ना, कैपिलरी फॉर्मेशन,
तो उस कैपिलरी जोन के फॉर्मेशन के साथ हम अपनी इफेक्टिव स्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो केस ले लेते हैं। केस मेरा क्या है? केस मेरा ऐसा है कि लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक सॉइल था और सॉइल का यहाँ पर टॉप आ रहा था, दिस वाज द टॉप ऑफ सॉइल। और अगर मैं नीचे जाता हूँ तो थोड़ा सा नीचे जाकर के इस सॉइल के अंदर ग्राउंड वाटर टेबल थी, यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल थी, और मेरा जो सॉइल का लेवल था जहाँ पे मुझे स्ट्रेस फाइंड आउट करनी थी वो मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे स्ट्रेस निकाल के बतानी थी कि स्ट्रेस कितनी है। ठीक है, नाउ सी मुझे जो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं, मुझे वैल्यूज कैसी दी हुई हैं कि ये जो पूरी सॉइल है लेट अस सपोज दैट ये कितने की है, ये जेड की है, और ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये जेड1 पर है। लेकिन प्लस यहाँ पर एक चीज और होती है। एक चीज क्या होती है? एक चीज यहाँ पर ये और हो जाती है कि इस सॉइल के अंदर एक कैपिलरी राइज हो जाता है, इस ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर थोड़ी सी हाइट में कैपिलरी राइज हो जाता है ना। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। यहाँ पर मेरी ग्राउंड वाटर टेबल थी, नो डाउट, और यहाँ पर मेरी सॉइल थी, नो डाउट, ये मेरा ग्राउंड लेवल था और ये मेरी GWT थी। लेकिन क्या हुआ, इस GWT के ऊपर प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से क्या हो गया, कैपिलरी राइज हो गया, और यहाँ पर पानी किस डायरेक्शन में चढ़ने लगा, ऊपर की तरफ चढ़ने लगा, ये इस तरीके से ऊपर। समझ में आ रहा है? ऊपर की तरफ पानी चढ़ने लगा। और इस जोन को मैंने क्या बोल दिया, इस जोन को लेट अस सपोज दैट 2 मिनट, राकेश मुझे फिर से होस्ट बनाना पड़ेगा। बना दिए सर। हाँ, मेरी ड्राइंग खत्म हो गई, मुझे ड्राइंग फिर से बनानी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं। ये टॉप ऑफ द सॉइल है, यहाँ ग्राउंड वाटर टेबल है, और इस ग्राउंड वाटर टेबल के थोड़ा सा ऊपर एक कैपिलरी जोन है। ग्राउंड लेवल, ग्राउंड वाटर टेबल, और नीचे एक लेवल है जहां पर मुझे स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है। नौसी मैं मान के चलता हूं कि ये जो मेरा कैपिलरी का जोन है, यहाँ पर एक कैपिलरी हो रहा है, और यहाँ पर पानी किस डायरेक्शन में ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ पानी यहाँ पर ऊपर जा रहा है। कैपिलरी जोन में पानी ऊपर की तरफ कैपिलरी के अंदर मूव करता है। तो ये जोन मैं क्या बोल रहा हूँ, इस जोन को मैं बोल रहा हूँ कैपिलरी। ये मेरा कैपिलरी है। ठीक है, नाउ सी क्लियरली यहाँ पर क्या होगा, ये टोटल आपसे अगर हाइट पूछी जाए तो टोटल हाइट आप लोगों को पता है, ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, जेड। मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो हाइट है ये Z1 है, और उसके बाद मैं इसको भी मान लेता हूँ कि ये वाली हाइट मेरी Z2 है। सपोज दैट मैं इस तरीके से कुछ चीजों को अपने दिमाग में क्लियर कर लेता हूँ कि ये वाली जो मेरी हाइट थी, ये वाली हाइट मेरी Z थी, ये वाली हाइट मेरी Z1 है वाटर वाली, और ये वाली हाइट मेरी Z2 है, ये वाली हाइट मेरी Z2 है। ऊपर की हाइट तो आप लोग निकाल ही लेंगे, Z माइनस Z1 माइनस Z2, ये ऊपर वाली हाइट हो जाएगी। नाउ सी मैं इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना। अब मैं इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। बहुत आसान केस है, इतना टिपिकल नहीं है। आप लोग अगर आराम से समझने की कोशिश करेंगे तो केस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। केस 5 कैपिलरी जोन फॉर्मेशन। तो इतनी सी बात याद रखनी है कि कैपिलरी के दौरान वाटर का जो प्रेशर होता है वो नीचे की तरफ नहीं लगता, वो प्रेशर कहाँ लगता है, वो प्रेशर ऊपर की तरफ लगता है, और कुछ याद नहीं रखना। तो अगर मैं सिग्मा बनाना चाहूँ, टोटल स्ट्रेस, सिग्मा टोटल स्ट्रेस,
तो वो क्या होगा। अब जब मैं टोटल देखूंगा ना तो मैं सबको एज अ होल देखता हूँ, एज अ होल। तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर मेरी सॉइल कैसी है, ड्राई। और दूसरा, कैपिलरिटी के अंदर अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप सॉइल कैसा मान लीजिए, सैचुरेट। या फिर सभी वॉइड्स में कैपिलरी नहीं हो रहा है तो आपको बल्क मानना पड़ेगा, वो बल्क यूनिट बिट आपको लिख के देगा। और नीचे तो मेरी सॉइल सैचुरेट होगी, ये तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही, नीचे तो मेरी सॉइल सैचुरेट होगी। तो यहाँ पर मेरे सिग्मा की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ पर मेरे सिग्मा की वैल्यू निकल के आएगी सबसे पहले ऊपर वाली सॉइल। ऊपर वाली सॉइल क्या है, गामा ड्राई, है ना। और सपोज दैट इसको भी हम अलग नाम दे देते हैं Z3, तो मेरा Z का पूरा झंझट नहीं रहेगा। इनटू क्या हो गया, Z3, और प्लस क्या हो गया अगला Z2। वहां पर भी एज अ होल कैपिलरी में भी सॉइल क्या लिया मैंने, सैचुरेटेड, तो मेरा क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड Z2। और प्लस क्या हो जाएगा मेरा, गामा सैचुरेटेड Z3। ये मेरा टोटल निकल के आ गया। इसके बाद निकालता हूँ पोर प्रेशर। नीचे वाला पोर प्रेशर निकालना किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाला पोर प्रेशर मतलब, नीचे वाला पोर प्रेशर मतलब, नीचे वाला पोर प्रेशर का मतलब है कि जहां पर मेरा ग्राउंड वाटर टेबल आ रहा है वहां पर पोर प्रेशर को फाइंड आउट करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। वहां पर तो पोर प्रेशर की वैल्यू हो गई गामा W इंटू Z1, ठीक है। अब मैं पोर प्रेशर की बात कर रहा हूँ कैपिलरी के अंदर, क्योंकि वहां भी पानी है। पोर प्रेशर दो ही जगह लेना पड़ेगा, एक तो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे और एक कैपिलरी जोन में। कैपिलरी जोन में पोर प्रेशर कितना आएगा, गामा W इंटू Z2, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि Z2 की हाइट और पोर के अंदर पानी, पानी का यूनिट वेट गामा W, यूनिट वेट इंटू हाइट क्या होता है, प्रेशर। लेकिन एक बात याद रखना है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे पानी का प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर कैपिलरी जोन में पानी का प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है। आप नीचे वाले प्रेशर क्या लग रहे हो, जितने भी प्रेशर नीचे को एक्ट कर रहे हैं आप उनको क्या ले रहे हो, पॉजिटिव, प्लस प्लस साइन के साथ लिख रहे हो। तो ऊपर वाले प्रेशर को क्या लिखिए, निगेटिव, गामा W इंटू Z2। सिर्फ निगेटिव का जो रीजन है उस रीजन को हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देते हैं। इस निगेटिव का जो रीजन है उस रीजन को हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं। हम लोगों ने ये नेगेटिव क्या क्यों लिया हुआ है, सिंस all the downward pressures are considered as positive in capillary zone. Water pressure acts upwards hence it is negative. is that clear or not? तो अगर ये नेगेटिव प्रेशर हो गया तो अब मैं इसके आराम से सॉल्व कर पाऊंगा। मेरा जो सिग्मा डैश होगा, मेरा सिग्मा डैश किसके बराबर हो जाएगा, गामा ड्राई Z3 प्लस गामा सैचुरेट Z2 प्लस गामा सैचुरेट Z1 माइनस का गामा W Z1 माइनस का गामा W Z1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का गामा W Z2। बात समझ में आती नहीं आती है, ये मेरा फाइनल रिलेशनशिप निकल के आएगा। तो फाइनली मेरी जो इक्वेशन है सॉल्व करके क्या बन जाएगी, गामा ट्राई तो गामा ट्राई रहेगा, गामा ट्राई इंटू Z3, और जो मेरा Z2 था वहां पर दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, देखिए, तो प्लस होकर क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेट प्लस गामा W इंटू Z2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे गामा समझ बन जाएगा, तो गामा समझ इंटू Z1। तो जहां पर कैपिलरी हो रहा था वहां पर क्या हो गया, सैचुरेटेड में गामा W जुड़ गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ काम कर रहा है ना, मेरा प्रेशर इसलिए नेगेटिव मैंने लिया था। और जो नीचे का था जहां पर मेरी ग्राउंड वाटर टेबल थी, उस ग्राउंड वाटर टेबल के जोन में क्या हुआ, उस ग्राउंड वाटर टेबल के जोन में मेरा जो प्रेशर था, उस मेरे प्रेशर की वैल्यू में से मैंने वाटर को हटाया, क्योंकि सबमर्ज कंडीशन है, तो सबमर्ज कंडीशन की वजह से वहां पर क्या हो गया, वहां पर मुझे सीधे सीधे मेरा जो सबमर्ज प्रेशर था, सबमर्ज प्रेशर के केस में मुझे आंसर मिल गया। तो ये मेरे 5 केसेस हैं। ये लास्ट वाला केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको आप मतलब छोड़ के जाने वाली कोई बातचीत नहीं है उसके अंदर। छोड़ के जाने की बातचीत उसके अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि कैपिलरी जोन में पानी ऊपर की तरफ लगता है, तो केवल आपको क्या ले लेना है, पोर प्रेशर के अंदर उसको नेगेटिव कंसीडर कर लेना है। जितना भी आपका कैपिलरी जोन का आपका हाइट है उसको नेगेटिव प्रेशर के अंदर कंसीडर कर लेना, और कुछ नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कैपिलरी जोन में यूनिट वेट सैचुरेटेड लिया हुआ है, Z2 के अंदर मैं यूनिट वेट सैचुरेटेड लिया हुआ है।
99.99% क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको दिया जाएगा कि कैपिलरी इज टेकिंग प्लेस इन 50% वॉइड्स ओनली। कैपिलरी इज टेकिंग प्लेस 50% वॉइड्स ओनली, मतलब वहां पर आप क्या लेंगे, 50% सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग गामा बल्क निकालेंगे और गामा बल्क का वहां पर यूज करेंगे। तो 5 केसेस हैं, ये 5 केसेस आपके सामने हैं, ये 5 केसेस मैंने आपको बताए हुए हैं। अभी मैं इन 5 केसेस को एक एक करके और इनका जो बेसिक कंक्लूजन है वो आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे उसके बाद कुछ भी आपके जो डाउट्स होंगे उन डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो जो मेरा केस 1 था, उस केस 1 के अंदर मैंने सिग्मा डैश कैसे निकाला हुआ था, सिग्मा डैश निकाला हुआ था सिग्मा डैश इंटू जेड करके। जो मेरा केस 2 था, उस केस 2 के अंदर मैंने सिग्मा डैश कैसे निकाला था, मैंने यहाँ पे सिग्मा डैश निकाला था गामा ड्राई के लिए किसमें, Z1 में, और प्लस किसमें, गामा डैश करके Z माइनस Z1 में, है ना। उसके बाद जो केस 3 था, उस केस 3 के अंदर भी मैंने सिग्मा डैश इक्वल टू गामा डैश Z लिख दिया था। जो केस 4 था, उस केस 4 के अंदर 2 केस हुए थे, एक ए हुआ था और एक बी केस हुआ था। ए केस में तो क्या हो गया था, सिग्मा डैश इक्वल टू सेम गामा डैश इनटू Z हो गया था, क्योंकि सरचार्ज वाटर के पार्टिकल ने ले लिया था। लेकिन अगले केस में क्या हुआ था, Q प्लस गामा डैश इनटू Z हो गया था, क्योंकि सरचार्ज सॉलिड के ऊपर आया था। और फिर केस 5 आया था। केस 5 के अंदर आपको क्या लेना है, केवल कैपिलरी को नेगेटिव वेट की तरह ट्रीट कर लेना है और बाकी पूरी चीज एकदम सेम रहेगी। तक लेना। 5 केसेस हैं वाटर के। इन 5 केसेस के बारे में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इन 5 केस के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। बारे में अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इन 5 केस के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। बीच में मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हालांकि मेरे पास स्क्रीनशॉट सेव है। अगर आप किसी स्क्रीनशॉट को देखना चाहेंगे फिर से, तो मैं स्क्रीनशॉट को भी लेकर के आ सकता हूँ। और अगर आप केवल केस देखना चाहते हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। राकेश, राकेश आपको मौका देंगे, राकेश सर, अगर आप हाथ उठाएंगे तो। जिसको भी डाउट पूछना हो एक बार हैंड रेज कर दिया करें अपना। केस 2 में गलत लिखा है। नहीं, केस 2 में गलत नहीं लिखा है शैली। असल में क्या है, वो पहले मैंने नीचे Z1 लिया होगा और उसके बाद मैंने अभी जो अपना दिमाग लगाया तो मैंने Z1 ऊपर कंसीडर कर लिया है ना। इतनी अंतर हो सकता है। मैंने फिर बोला ना, फॉर्मूले को रटो मत। केस 2 में मैंने गलत नहीं लिखा था। पहले मैंने Z1 नीचे वाला लिया होगा। अभी जब मैं फॉर्मूला बना रहा था तो मैं फॉर्मूला सेकंड्स के अंदर बनाया, 2-3 सेकंड्स के अंदर, तो अपने दिमाग में मैंने Z1 ऊपर वाला चून कर लिया होगा। तो वो अंतर हो सकता है, गलत नहीं हो सकता, है ना। मतलब वहां पर कंसेप्चुअल गलती नहीं हो सकती। फॉर्मूला ठीक है, थोड़ा डिफरेंट लग सकता है आपको। Z1 में कभी नीचे ले लूं, कभी Z1 ऊपर ले लूं। जैसे अभी आपको जब अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, अभी मैंने Z3 ऊपर लिया है, थोड़ी देर के बाद मैं Z3 नीचे ले जाऊं, तो वो है बात, वही डिफरेंस है, वो गलती नहीं है कोई। ये इतनी छोटी चीजें हैं कि यहाँ पर कंसेप्चुअल गलती हो नहीं सकती। कंसेप्चुअल गलती करते हैं तो इट विल बी अ मैथमेटिकल सुसाइड, क्योंकि इतनी छोटी चीजें हैं कि गलती हो नहीं सकती। हाँ जी, अंकित बताइए। सर इसमें जी मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस में सर कंडीशन ड्राई सॉइल और सैचुरेटेड सॉइल की बनेगी हमें सर? नहीं, बल्क की बन सकती है। अभी थोड़ी देर क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां बताऊंगा। बल्क की बन सकती है अंकित। अभी थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन से लेता हूँ। अभी मैंने केवल थ्योरी बताई है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो बल्क की भी आ सकती है। अभी तो मैंने कल केस सॉल्व करवाए है ना, अभी तो मैंने तरीका बताया है कि बल्क भी हो सकता है। जैसा सिचुएशन होगा वैसा लेना पड़ेगा। अभी बल्क भी क्वेश्चन के अंदर। अभी किसी को दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर ना हो, अगर आपको कुछ कंसेप्ट समझ में ना आया हो, बाकी लोग तो मुझसे पूछ सकते हैं सर। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, मैं भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। आप चाहें तो इन चीजों को समझने के लिए मेरे लेक्चर को एक बार फिर से देख पाएंगे, लेकिन आपको कोई भी फॉर्मूला याद करके नहीं रखना है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता हूँ और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। चलिए, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, है ना। मुझे एक क्वेश्चन दिया हुआ है
और वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, फिर जो सेकंड क्वेश्चन होगा मैं उसका आपसे आंसर पूछूंगा 2 मिनट दे करके, 1 मिनट दे करके, आप मुझे उसका आंसर निकाल के बताएंगे। तो क्वेश्चन 1 के अंदर बोलता है कि एक सॉइल फॉर्मेशन है, उस सॉइल फॉर्मेशन में वाटर टेबल इज एट a depth of 5 मीटर है, लेट अस सपोज दैट 5 मीटर नीचे वाटर टेबल है, 5 मीटर है ना, फ्रॉम टॉप। गामा सैचुरेटेड इस सॉइल के लिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और सॉइल एवं वाटर टेबल, सॉइल एवं वाटर टेबल पार्शियली सैचुरेटेड है, और उसके गामा बल्क की वैल्यू कितनी, सपोज दैट 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, तो आपको 3 जगह प्रेशर निकालना है, आपको 3 जगह इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, 3 जगह इफेक्टिव प्रेशर निकालना है। डिटरमाइन इफेक्टिव प्रेशर। जो पहला प्रेशर निकालना है वो निकालना है 3 मीटर बिलो टॉप, एक पॉइंट है 3 मीटर बिलो टॉप। ठीक है, जो दूसरा निकालना है वो दूसरा प्रेशर आपको निकालना है 8 मीटर बिलो टॉप, और तीसरा पॉइंट थोड़ी देर के बाद दूंगा, है ना, क्वेश्चन के अंदर चेंज करके। आपको इन 2 जगहों पर इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन 2 जगहों पर हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसे थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट केस होगा 3 मीटर बिलो टॉप, तो जो मेरी सॉइल है ना, ये ऊपर मेरा सॉइल था, और जो मेरा ग्राउंड वाटर टेबल आ रहा था, वो मेरा ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ आ रहा था, 5 मीटर नीचे। तो पहले केस में मैं 5 मीटर तक तो पहुंच ही नहीं पाया। पहले केस में तो मैं कहाँ पहुंचा, पहले केस में तो मैं इसी पॉइंट पर पहुंचा, यहाँ पर इस पॉइंट पर, जो कितना नीचे है, 3 मीटर नीचे है। और यहाँ पर मेरी सॉइल कैसी सी है, सॉइल मेरी पार्शियली सैचुरेटेड है, और उसके लिए क्या यूज कर रहा हूँ मैं, गामा बल्क यूज कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो अगर मैं 3 मीटर तक ही पहुंचाऊं तो वाटर का तो कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि वाटर तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ गामा 3 मीटर पे। गामा 3 मीटर पे कितना निकलेगा, गामा बल्क इंटू कितना, 3 मीटर, तो कितना हो गया 20 इंटू 3 कितना, 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है। और मैंने यू निकाला, यू कितना आएगा, अरे यू तो 0 आएगा, पानी नहीं, पानी स्टार्ट नहीं हुआ, पानी तो यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं हुआ, यू तो 0 रहेगा। पानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 मीटर के नीचे जाके स्टार्ट हो रहा है। बल्क के केस में भी पानी हर एक वॉइड में इंटरकनेक्टिंग, थोड़ा बहुत पानी रहता है, किसी किसी वॉइड में पानी रहता है, लेकिन क्योंकि वो इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू पूरा पानी कनेक्ट नहीं है, इसलिए अपने प्रेशर को पानी के थ्रू ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो पोर के अंदर कोई प्रेशर नहीं लेंगे, पोर प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। अगर पोर प्रेशर 0 हो गया तो गामा सबमर्ज की वैल्यू क्या निकालेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या निकालेंगे, सिग्मा माइनस यू, और सिग्मा माइनस यू से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा सर ये वाली यहाँ सर बल्क बल्क 18 है, बल्क अच्छा 18 है ओके सॉरी माय मिस्टेक, मैं बल्क की वैल्यू गलती से गलत लिख गया हूँ, है ना, माय मिस्टेक, बल्क की वैल्यू में गलती से गलत लिख गया हूँ। तो यहाँ पर मेरी बल्क की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 3। इज दैट क्लियर और नॉट। और नीचे भी ये वाली चीज पे 16 निकल के नहीं आएगी, जब मैं गामा माइनस यू करूंगा तो ये मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 54, है ना, और नीचे मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 54 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये मेरा पहला केस यहाँ पर सॉल्व हो गया, ये मेरा जो पहला केस है वो मेरा पहला केस यहाँ पर सॉल्व हो गया। इज दैट क्लियर। हाँ सर ये पार्शियली सैचुरेटेड है तो इसमें कुछ तो वाटर का अमाउंट होगा ना, वाटर का कुछ तो अमाउंट होगा, हाँ होगा, ठीक है। तो सर इसमें यू की वैल्यू तो 9.81 into 3 लेंगे ना क्यों लेंगे, यू का मतलब क्या होता है, सर, 4 वाटर प्रेशर। 4 वाटर प्रेशर का मतलब क्या है यहाँ पर,
कि 3 मीटर Voids के अंदर जो वाटर भरा हुआ है उस वाटर का कितना प्रेशर बन रहा है, इतनी डेप्थ में जो वाटर भरा हुआ है वो डेप्थ यहाँ पर कितना प्रेशर डाल रहा है। समझ में आ रही है तो मेरी बात? यस सर। अब मैं तुम्हें एक केस बताता हूँ, है ना, छोटा सा। मेरा केस क्या है? मेरा केस ऐसा है कि मेरे पास अलग अलग सॉइल के सैंपल्स हैं। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, ये ग्रीन बोर्ड वाला पैटर्न आपको पसंद है ना? मैं असल में व्हाइट इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि लंबे समय तक व्हाइट पर लिखने से आंखों पे थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों की थोड़ा सा तो वो पड़ता होगा प्रेशर। तो ये ग्रीन वाला आप लोगों को ठीक लगता है या ये मैं अच्छा है। ग्रीन ठीक है ना? हाँ सर ठीक, हाँ सर ठीक है। यस सर। ओके ओके। देखो सोनम, तुम ही पूछ रही हो ना सोनम? यस सर। तो लेट अस सपोज दैट ये मेरे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं सोनम, 3 मीटर का बना रहा हूँ। ये 3 मीटर के सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, है ना। थोड़ा सा इसको और ठीक करके बना देता हूँ। ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से चिपके हुए हैं, है ना, जैसा कि मेरी रियल सॉइल होती है। तो ये मेरे इस तरीके से 3 मीटर में सॉइल के पार्टिकल्स रखे हुए हैं। 3 मीटर की एक हाइट बना रहा हूँ, 3 मीटर की हाइट में ये मेरे सॉलिड पार्टिकल रखे हुए हैं और ये मेरी सॉइल बन रही है इस तरीके से। ये मेरी 3 मीटर की सॉइल है। अब 3 मीटर पे स्ट्रेस का मतलब क्या है? 3 मीटर पे स्ट्रेस का मतलब है कि ये मैं 3 मीटर ले रहा हूँ और 3 मीटर पर मेरी स्ट्रेस का मतलब क्या है? 3 मीटर पर मेरी स्ट्रेस का मतलब ये है कि टोटल प्रेशर कितना बनेगा सॉलिड्स के थ्रू और वाटर के थ्रू। अब सॉलिड के थ्रू प्रेशर कैसा बनेगा? सॉलिड्स के थ्रू प्रेशर ऐसे बनेगा कि इस 3 मीटर में सॉलिड सॉलिड के थ्रू, ये वाला सॉलिड इस पर डालेगा, 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 फाइनली ये सॉलिड सॉलिड के थ्रू प्रेशर बन के नीचे तक आएगा। लेकिन अब अगर मैं एक एक ऐसी सॉइल के अंदर बात करूं जिस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर मुझे क्या करना है, जिस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर मुझे बल्क सैचुरेशन दिया हुआ है। तो बल्क सैचुरेशन का मतलब क्या? बल्क सैचुरेशन का मतलब ये कि यहाँ पर पानी तो भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है वो पानी यही किस तरीके से भरा हुआ है? वो पानी इस तरीके से भरा हुआ है कि पार्शली सैचुरेटेड है। लेट अस सपोज यहाँ पानी भरा हुआ है, फिर बीच में कहीं पानी नहीं है, पानी केवल यहाँ पर भरा हुआ है, फिर और कहीं पानी नहीं है, पानी केवल यहाँ पर भरा हुआ है, फिर और कहीं पानी नहीं है, पानी थोड़ा सा यहाँ पर भरा हुआ है। कौन समझ में आ रहा है? कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। यस सर। अब ये पानी एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस लेवल के ऊपर अपना प्रेशर डाल सकता है ये सोनम? ये वाटर 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 के पार्टिकल नीचे अपना प्रेशर लेके आ सकते हैं क्या? सर कुछ हद तक। हाँ सर थोड़ा बहुत इफेक्ट कैसे आएगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कोई पार्टिकल यहाँ पर है, 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 तो वो नीचे प्रेशर कैसे लेकर के आएंगे? हवा में प्रेशर ट्रांसफर करेंगे क्या एक दूसरे को? नो सर। फिर कैसे अपना पानी का प्रेशर लेकर के आ जाएंगे नीचे वो? सर एक्चुअली बल्क में बल्क में पानी का प्रेशर ले लिया ना बेटा हमने, बल्क में पानी का प्रेशर लिया ना। बल्क में पार्शली सैचुरेटेड वाटर और सॉलिड दोनों होते हैं। सर इफेक्टिव प्रेशर का तो मतलब ही होता है ना कि गामा सैचुरेटेड माइनस फिर वो यूनिट वेट ऑफ वाटर करे, इसीलिए अगर 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 गामा सैचुरेटेड नहीं है तो, सॉइल सैचुरेटेड नहीं है तो सर तब तो उसमें जीरो हो जाता है पोर वाटर प्रेशर। तो जीरो तो लिखा मैंने। सैचुरेशन नहीं है ना, बाइंसी काम ही नहीं करेगी। बाइंसी तब तक काम नहीं कर पाती जब तक एक सॉलिड पार्टिकल के चारों तरफ सफिशिएंट वाटर ना हो। ओके सर। यहाँ बाइंसी काम ही नहीं कर रही तो पोर प्रेशर क्यों ले लूंगा? और अगर यहाँ पर ये हर एक पर्टिकुलर वॉइड पानी से भरे होते और हर पर्टिकुलर वॉइड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, हर एक पर्टिकुलर वॉइड में पानी भरा हुआ है, हर एक पर्टिकुलर वॉइड में पानी भरा हुआ है ना, और हर एक वॉइड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इस तरीके से, है ना। हर एक वॉइड में पानी भरा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है, तो ये पानी का प्रेशर नीचे ट्रांसफर होगा, है ना, और हमें देना पड़ेगा यू की वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी आ रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में तो क्या हो रहा है, पानी के वॉइड एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है ना अच्छी तरह से पानी के थ्रू, और पानी के थ्रू कनेक्टेड नहीं है तो पानी का प्रेशर नीचे आ ही नहीं पा रहा। जो मैंने अभी केस बनाया ये वाला केस है जब पानी का पूरा प्रेशर वॉइड के थ्रू एक दूसरे पार्टिकल से, पानी के पार्टिकल से ट्रांसफर होते हुए नीचे तक आएगा। इस समय यू लेंगे। ओके सर। ठीक है। जब तक सैचुरेशन नहीं आ जाता तब तक कभी भी हम लोग वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक पानी का वेट नीचे, पानी का प्रेशर बन ही नहीं रहा, पानी का प्रेशर ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, बाइंसिंग जनरेट हो ही नहीं पा रही, तो हम तब तक उसको कंसीडर वहां पर नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को अपने दिमाग के अंदर क्लियर करके चलेंगे।
ठीक है, कई बच्चों ने अगला आंसर भी निकाल लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने इस चीज को सॉल्व कितना कर लिया था, मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जा रहा हूँ। या मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ ही चुका होगा, अब मुझे उसको पीछे वाली चीज को आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधे इसको मिटा करके और अपना जो अगला केस है उस अगले केस को सॉल्व करता हूँ। और अगला केस मुझे क्या बोलता है, अगला केस मुझे बोलता है कि 8 मीटर पर मुझे निकाल के बताइए, 8 मीटर पर मुझे निकाल के बताइए। तो मैं अपने अगले केस के अंदर आ जाता हूँ जो मुझे 8 मीटर पर पूछ रहा है। तो 8 मीटर पर मैं कैसे निकालूंगा, मैंने सबसे पहले सिग्मा निकाला 8 मीटर पर। 8 मीटर पर मैंने सिग्मा निकाला तो ध्यान से देखो, ऊपर का जो 5 मीटर है वहां तो गामा बल्क है, तो ऊपर के 5 मीटर में क्या ले लिया, गामा बल्क। और 8 मीटर तक आने के लिए नीचे कितना मीटर बल्क बन रहा है, 3 मीटर और बच रहा है, तो प्लस क्या ले लिया, 3 मीटर और। लेकिन उन 3 मीटर में गामा कैसा हो चुका है, सेचुरेटेड। तो मेरा सिग्मा 8 मीटर ऐसे निकल जाएगा, 18 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 3। तो मेरा सिग्मा 8 मीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60, है ना। मैं हवा में कर रहा हूँ, कुछ चेक करते रहिएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। और अब आती है यू की वैल्यू, यू 8 मीटर। तो 8 मीटर कैसे निकलेगा, ऊपर के 5 मीटर के लिए तो जीरो, क्योंकि वहां तो सफिशिएंट पानी है ही नहीं। जो सेचुरेशन है, सफिशिएंट वाटर है, वो कहाँ पर है, नीचे के 3 मीटर में। तो नीचे के 3 मीटर में क्या लिख दिया, 9.81 इंटू 3 मीटर। 9.81 क्या है, 9.81 गामा डब्ल्यू है ना। तो मुझे यू 8 मीटर कितना मिलता है, मैं लगभग कितना मिल जाएगा, 30 मीटर, तो 29.43। हाँ ठीक है, मैं लगभग लिख रहा हूँ, है ना, अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, 10 मान करके। तो मेरा सिग्मा डैश 8 मीटर क्या हो जाएगा, सिग्मा डैश 8 मीटर हो जाएगा सिग्मा माइनस यू। सिग्मा माइनस यू से वाली मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाली मेरी वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस का 30, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है ना बेटा, तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना है तो 10 ही लेना पड़ेगा उसको 9.81 की जगह, है ना। और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन कभी ऐसा नहीं होगा 120.8, 120.7, 120.2, ऐसा नहीं होगा, बहुत दूर दूर होता है ऑप्शन। तो वहां पर सॉल्व आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो आपका पूरा पूरा केस सॉल्व हो गया। समझ लोगों को अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी शंका का पूरा समाधान करूंगा। सर इस क्वेश्चन में जो वाटर टेबल है उसके अबव अपन कैपिलरी राइज नहीं लेंगे? दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है सर। फिर क्यों लेंगे, अच्छा सर, ठीक है जब सर। तक लिख के नहीं देगा तब तक हम अपनी तरफ से क्यों ले भाई, हम अपना क्वेश्चन फालतू में क्यों पढ़ाए। अगर वो बोल नहीं रहा कैपिलरी का तो हम क्यों लेंगे अपनी तरफ से, है ना। ओके ओके। ठीक है, और से कुछ पूछना है क्या, 2470 के 4720 नहीं पूछना है, ठीक है। तो मैं अब अगला क्वेश्चन दूं आप लोगों को, आप लोग मुझे अगला क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे ख्याल से बताएंगे सभी लोग। मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोग मुझे सब लोग, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दूंगा और 2 क्वेश्चन रहेंगे, आप सब मुझे खुद से सॉल्व करके बताएंगे और सबका आंसर आना चाहिए। मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरा अगला क्वेश्चन बोलता है कि सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर सॉइल फॉर्मेशन है, फिर से मैं 2 मिनट अपना कनेक्शन रीसेट कर रहा हूं, तो बस 2 मिनट शांत रहिएगा, मैं 2 मिनट में आपको ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये खोल देंगे। हाँ वापस आ गई, ऐसा नहीं खोलेंगे।
राकेश मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आने लगी। ठीक। तो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सॉइल फॉर्मेशन है और उस सॉइल फॉर्मेशन में लेट अस सपोज दैट टॉप पर ग्राउंड वाटर टेबल है ना? ग्राउंड वाटर टेबल GWT इज एट टॉप। तो आपको दो चीजें बतानी है। आपको दो चीजें ये बतानी है कि पहली बात तो आपको ये निकालना है कि व्हाट इज द change in effective stress at a point 5 meter below top of ground level if water table goes down by 2 meter। और दूसरा बताना है, सेम क्वेश्चन रहेगा, if water table goes up by 2 मीटर। मतलब आपको क्या करना है, एक पॉइंट जो 5 मीटर नीचे है टॉप ऑफ द सॉइल से, उस पॉइंट पर इफेक्टिव स्ट्रेस में कितना चेंज आ जाएगा। अगर वाटर टेबल टॉप ऑफ द सॉइल के 2 मीटर नीचे चली जाए और दूसरा केस वो टॉप ऑफ द सॉइल के 2 मीटर ऊपर चली जाए, है ना। आपको यहाँ पर दो तीन चीजें लेकर के चलनी है। आपको दो तीन चीजें ये लेकर के चलनी है कि सॉइल, भैया गाने वाने बंद कर दो यार। सॉइल एवं ग्राउंड वाटर टेबल ड्राई कंसीडर होगी। गाने वाने लगा के क्यों पढ़ाई करते हो। गामा सैचुरेटेड की वैल्यू आपको अगेन 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेनी है और गामा ड्राई की वैल्यू आपको 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेनी है। अगर आपको कभी सॉइल जब ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर मानने का रहता है, अगर आपको मानना पड़ता है तो उसको ड्राई मानिए और गामा ड्राई 15 किलो मीटर क्यूब। आपके दो दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे जल्दी से। क्वेश्चन पे ध्यान देना, सब लोग चेंज पूछा है, चेंज इन इफेक्टिव प्रेशर।
ये इन लोगों ने लिख रखा है 60 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, प्रेशर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसमें अपन को ये बताना है इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, चेंज बताना है। मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, सभी लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर लिख के भेज दिए, और समय भी आपके पास सफिशिएंट था। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू, सभी के मेरे ख्याल से आंसर लगभग सही निकल के आए हैं। तो पहला आंसर अपन बाद में सॉल्व कर लेते हैं, है ना, और दूसरा वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो आसान है। तो दूसरा वाला क्या बोलता है कि नो चेंज। सब बच्चों को ये वाली बात तो समझ में आनी चाहिए, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एक पर्टिकुलर सॉइल है और उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर अगर हम लोग पानी को ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, तो ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर लिफ्ट करने पर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता अगर वो ग्राउंड वाटर टेबल वाटर सरफेस के ऊपर लिफ्ट हो रही है, क्योंकि वाटर सरफेस के ऊपर लिफ्टिंग करते समय जितना पड़ेगा उतना ही टोटल प्रेशर पड़ जाएगा। तो ये वाली बात भी मैंने आप लोगों को की हुई है, तो उसमें कभी कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता, उसमें कभी भी कोई भी फर्क पड़ ही नहीं सकता। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर भी सेम चीज हो रही है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो ग्राउंड वाटर टेबल टॉप ऑफ द सॉइल के ऊपर बढ़ रही है, तो जितना हम कोर प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना ही हमारा टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा जो पहला वाला था, उस पहले वाले में क्या हो गया कि मेरा लेट अस सपोज दैट यहाँ पे मेरी ग्राउंड वाटर टेबल आ गई और उसके बाद ये ग्राउंड वाटर टेबल थोड़ा सा नीचे चली गई, तो यहाँ पर मेरा ग्राउंड लेवल रह गया और ये ग्राउंड वाटर टेबल यहाँ पर पहुंच गई। कितना नीचे चली गई? 2 मीटर नीचे चली गई। और मुझे जो पॉइंट पर स्ट्रेस निकालना है वो पॉइंट कितना नीचे है? वो पॉइंट है मेरा 5 मीटर नीचे। तो ऊपर की सॉइल को मैं क्या ले लूंगा? ड्राई, और नीचे की सॉइल को मैं क्या ले लूंगा? सैचुरेट। तो मेरा सिग्मा डैश क्या हो जाएगा? मैं सीधे सिग्मा डैश बना रहा हूँ। मेरा सिग्मा डैश क्या हो जाएगा? टोटल क्या हो गया? गामा ड्राई इंटू 2 मीटर प्लस गामा सैचुरेट इंटू नीचे कितना बचा? 3 मीटर, और वाटर कितने में बचा? 3 में। तो माइनस का क्या हो गया? गामा डब्ल्यू इंटू 3 मीटर। तो बस छोटी सी कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। ऊपर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा? 20 इंटू 3 और माइनस क्या हो जाएगा? 10 इंटू 3। 9.81 होता है पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 लेके चलिए। तो कितना हो जाएगा? ये 30 प्लस का कितना हो जाएगा? 60 और माइनस का कितना हो जाएगा? 30। 30 से 30 कैंसिल आउट कर दीजिए, आंसर कितना निकल के आएगा? 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनल कितना आ गया? 60 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इनिशियल वाला निकाल लीजिए, इनिशियल वाला कितना आ रहा था? इनिशियल वाला आपका कैसे निकलेगा? ये तो आपका फाइनल वाला आ गया जब वो डिक्रीज हो चुकी है ना, ये फाइनल वाला आपका आ गया। इनिशियल वाला फाइंड आउट कर लीजिए। इनिशियल वाला अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इनिशियल वाला फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? सिग्मा डैश कहां पर? 5 मीटर पर। कब? इनिशियली, जब ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर ही था इनिशियल। तब तो क्या हो जाएगा? बहुत आसान, गामा सैचुरेट कर दीजिए पूरे में, और क्या कर दीजिए? 5 मीटर, क्योंकि पूरी गामा सैचुरेट है तब तो, और गामा डब्ल्यू इंटू 5 मीटर कर दीजिए। तो आपकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? आपकी वैल्यू निकल के आएगी, गामा सैचुरेट मतलब कितना है? गामा सैचुरेट की वैल्यू 20 इंटू 5 माइनस का 10 इंटू 5। तो आपका कितना हो रहा है? ये कितना हो गया आपका? 100, और ये कितना हो गया आपका? 50। तो यहाँ से आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहले आपका कितना था? 50, और बाद में आपका कितना हो गया? 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब क्या हो गया? 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का इंक्रीज हो गया। इसका क्लियर हो नोट? तो यहाँ से आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी। मोस्टली बच्चों का आंसर ये है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कई लोगों ने डिक्रीज लिखा है, मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने डिक्रीज क्यों लिखा है। इंक्रीज आना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में कम था और बाद में हमारा वो ज्यादा हो गया है। ठीक, तो अब आज का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, और आज का आखिरी क्वेश्चन करने के बाद फिर हम इस आज की क्लास को खत्म करेंगे। परमिबिलिटी हम कल शुरू करेंगे। एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कर लेंगे अगर आपको लगेगा तो। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और सब बच्चे मुझे इसका जवाब देंगे, है ना।
सब बच्चे जवाब देंगे। जो बच्चा पहले जवाब देगा मैं देखता हूँ कौन उसका सबसे पहले जवाब देगा। लेट अस सपोज दैट कि एक स्विमिंग पूल है ना, एक मेरे पास स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल की डेप्थ 5 मीटर है, 5 मीटर डेप्थ है स्विमिंग पूल की, है ना, और वो वाटर से भरा हुआ है ना, इट इज फुल ऑफ वाटर, इट इज फुल ऑफ वाटर। तो स्विमिंग पूल का जो बॉटम होगा, जो बॉटम ऑफ पूल होगा, बॉटम ऑफ पूल, ये क्वेश्चन आ चुका है व्यापम के अंदर, बॉटम ऑफ पूल होगा, वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी होगी जल्दी। वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू निकाल के बताइए कितनी होगी। एक स्विमिंग पूल है, 5 मीटर गहरा है और वो पूरा का पूरा पूल पानी से भरा हुआ है, वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? वहां पर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 0 आएगी सर। 0, है ना, बिल्कुल सही। द वैल्यू विल बी 0। क्यों? क्योंकि सॉइल तो है ही नहीं ना वहां पर और सॉइल तो है नहीं। टोटल प्रेशर भी किसका? वाटर का। और पोर प्रेशर भी किसका? वाटर का। तो पोर माइनस टोटल 0 और सॉइल तो है ही नहीं। स्विमिंग पूल में सॉइल तो है ही नहीं। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होती है? इफेक्टिव स्ट्रेस सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? इफेक्टिव स्ट्रेस सॉलिड टू सॉलिड ट्रांसफर होती है ना। तो यहाँ तो सॉलिड टू सॉलिड को स्ट्रेस ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, सॉलिड ही नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज 0, क्योंकि स्विमिंग पूल में सॉइल नहीं होती। ठीक है ना। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चंस हैं। आज आपको 10 क्वेश्चंस मैं अभी थोड़ी देर के बाद मार्क करूंगा। वो 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके मुझे दिखा सकते हैं। ठीक है। तो आपको अब लास्ट में मुझे 2-3 इंफॉर्मेशन देनी है। आज की क्लास हमारी खत्म हो चुकी है। एक तो ये कि आपकी आज रात में 8 बजे से 8 PM आपकी क्लास रहेगी हाईवे इंजीनियरिंग की, और आज से आपका हाईवे स्टार्ट होगा सब इंजीनियर के एग्जाम के हिसाब से, व्यापम सब इंजीनियर के एग्जाम के लिए। एक बात, आपका चेक इन टाइम 7:45 का रहेगा। 7:45 से आप चेक इन करना स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर ऑनलाइन हो सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि आपका जो टेस्ट हम लोग लेने वाले थे, उस टेस्ट के अंदर हम लोगों ने एक चेंज किया है। मेरी कल विकास सर से बात हुई थी और विकास सर से बात करके हम लोगों ने उसके अंदर ये काम करने की कोशिश की है कि उस टेस्ट को हम 24 घंटे के लिए ओपन नहीं करेंगे, और वो टेस्ट आपका ऐसा नहीं होगा कि वो टेस्ट आपका 24 घंटे के लिए ओपन रहे। और आज आपकी हाईवे की क्लास है, इसलिए आज आपका टाइम कोई परफेक्ट हम लोग को मिल नहीं पा रहा है। तो हम एक काम ये कर रहे हैं कि कल आपका टेस्ट होगा, और कल आपका टेस्ट 5 बजे, एग्जैक्टली 5 बजे ओपन होगा, क्योंकि उसको एकदम टेस्ट की तरह हमें करना होगा, है ना। टुमारो, कल की डेट में आपका टेस्ट जो होगा वो एग्जैक्टली 5 बजे ओपन होगा, और 5 बजे ओपन होने के बाद वो एग्जैक्टली 5:45 पर ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, 5:45 PM पर वो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो आपको ठीक 5 बजे अपनी ऐप खोलनी है। ठीक 5 बजे आपको एक बैच दिखाई देगा, वेलकम टू आईसी, वेलकम टू आईसी, है ना। आप सबकी ऐप में आपको एक बैच दिखाई देगा। इस वेलकम टू आईसी ऐप को आप ठीक 5 बजे थोड़ा पहले खोल लीजिएगा, 4:50 पे खोल लीजिएगा। 4:50 पे आपको इसे खोल के जाना है बैच के अंदर, और आपको टेस्ट मार्क होगा ठीक 5 बजे। 5 बजे आपको उसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना है। जिसका जल्दी सबमिट हो जाता है वो जल्दी सबमिट कर सकता है, लेकिन उसको आंसर की 5:45 पर ही मिलेगी, और 5:45 तक का आपका टोटल टाइम रहेगा। टेस्ट की वैलिडिटी रहेगी 5:45 तक। अगर आप टेस्ट खत्म नहीं करते हैं तो ऑटो सबमिट हो जाएगा, और 5:45 पर आपका पूरा का पूरा रिजल्ट और आपके पूरी सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएंगे। तो वहां पर आपके सामने थोड़ी सी फील ये रहेगी कि वो टेस्ट एकदम आपको रियल लगेगा, और वो टेस्ट आपको एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो आज रात में 8 बजे राकेश सर आपको मिलेंगे। राकेश सर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे 7:45 से, और मीटिंग को होस्ट करेंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आज उस क्लास में रहूं, उस क्लास को अटेंड करूं। अगर आपको भी दिक्कत होती है तो मैं वहां पर रहूंगा। और कल 10 बजे मेरी क्लास रहेगी सेम यूजर आईडी पासवर्ड के साथ। हाईवे की जो क्लास होगी, यूजर आईडी और पासवर्ड एकदम सेम रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी जो हाईवे की क्लास रहेगी उसका भी यूजर आईडी और पासवर्ड एकदम सेम रहेगा, जो यूजर आईडी पासवर्ड सॉइल मैकेनिक्स का रहता है। तो इस संबंध में कोई भी डाउट और कुछ भी लेकर के ना आए। आपका पासवर्ड बिल्कुल सेम रहेगा, मीटिंग आईडी बिल्कुल सेम रहेगी। कल सुबह 10 बजे भी आपकी मीटिंग आईडी पासवर्ड एकदम सेम रहेंगे, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 5 बजे कल आपका टेस्ट है, आज रात में 8 बजे आपकी एक क्लास है।